घोषणा कर सकते हैं आप। और इसके बाद उत्तराखंड की 2 सीटें, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे। और इसके बाद विक्रमवंडी सीट तमिलनाडु की, यहां पर डीएमके जो कांग्रेस के साथ घटक दल इंडिया गठबंधन में, वो आगे। जालंधर में ऑलरेडी जीत की घोषणा हो गई। अमरवाड़ा यहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आगे। और ये यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो 7,709 वोटों से आगे है, तो ठीक ठाक लीड है। यहां पर 12 राउंड की काउंटिंग हुई है। और इसके बाद आप आगे आइए तो आप देखेंगे कि हमीरपुर में ऑलरेडी लीड, अभी तक हमीरपुर में लीडिंग ही बता रहे हैं चुनाव आयोग के आंकड़े। और यहां जीत मान सकते हैं कि आशीष शर्मा जो हैं ये 1433 वोटों से जीत चुके हैं हमीरपुर। लेकिन उसके अलावा जो और 2 है, सबसे मजेदार बिहार की सीट जो रुपौली है, यहां 7 राउंड की काउंटिंग, और 7 राउंड की काउंटिंग में 1036 वोटों से टोटल 12 राउंड की काउंटिंग होनी है। इंडिपेंडेंट जो हैं उनकी जीत है। तो देखिए यहां अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक अलग तरह की परिस्थितियां, और बहुत मजेदार है क्योंकि 13 सीटों के उपचुनाव, 13 में से मात्र 1 सीट हमीरपुर की सीट बीजेपी के खाते में, बाकी तमाम सीटें बीजेपी या उसके सहयोगी दल हारते हुए। जी बिल्कुल राजीव जी, बहुत बड़ा झटका ये एनडीए को है। लोकसभा चुनाव का झटका तो किसी तरीके से बर्दाश्त कर लिया था नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने। लेकिन ये झटका झटका जो है बहुत ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आपकी जहाँ सरकारें थी अभी मध्य प्रदेश में, तो आप 29 की 29 लोकसभा सीटें जीत करके आए थे, और वहाँ आपने जो है हार जा रहे हैं आप अगर उपचुनाव में, तो ये बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए है। इसी तरीके से उत्तराखंड में आप दोनों की दोनों सीटें हार जा रहे हैं और काफ़ी पीछे आप बाहर नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए है। दोनों जगह आपके मुख्यमंत्री हैं, दोनों जगह आपकी सरकारें हैं। तीसरी जगह जहाँ आपका सहयोगी मुख्यमंत्री है यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रत्याशी भी पीछे चल रहा है, वो भी लगभग हारने की स्थिति में ये पहुँच गए हैं, जो कई राउंड की बात हो चुकी है। और निर्दलीय जो है वो शंकर मंडल जो है वो आगे निकल चुके हैं, 1000 वोट से लगभग आगे हैं। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का जो पराभव जो है राजीव जी, वो शुरू हो चुका है। ये पराभव रोकने वाला नहीं है, अभी तक तो ऐसा लग रहा है। बाकी आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं फिर कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों के उपचुनाव होने हैं वो इसीलिए नहीं करवाए गए साथ में, ताकि फिर ये संदेश बहुत बड़ा जाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि ये फिर राजीव जी होता ये कि 23 में से 23 सीटें में केवल सिर्फ 1 ही सीटें जीतने की स्थिति में होते, ये स्थिति बनती। तो इससे बचने के लिए जो है वो 10 सीटें जो है उत्तर प्रदेश की ट्रायल था क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल ट्रायल था ये, और ये इसी ट्रायल की वजह से करवाया गया। क्योंकि अब जब उत्तर प्रदेश में हारेंगे 10 की 10 सीटें, तब जो है कहेंगे कि उत्तर में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ऐसा हो गया, फिर उसका ठीकरा किसी और के सिर फोड़ा जाएगा। अभी तो उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है कि मोदी ने हराया कि योगी ने हराया, अभी तो यही मान लेकर के चल रहा है। जबकि हारे किसकी वजह से सब जानते हैं, वही मोदी जी की वजह से हारे हैं। जब जीत की गारंटी मोदी जी दे रहे थे, सब उनकी गारंटी है, तो हार की गारंटी भी तो मोदी जी लेंगे। तो अब ये उपचुनाव में जो हारे, ये भी गारंटी मोदी जी की है। तो ये बड़ी खबर ये है दोस्तों कि 13 सीटों के उपचुनाव, 13 में से 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन, उसके सहयोगी जो हैं कांग्रेस और उसके सहयोगी, ये जीत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि मात्र 1 सीट ऐसी है जहां बीजेपी का खाता खुल गया है, और वो है हमीरपुर। और हमीरपुर की सीट पहले भी, अविनाश को मैं जरा बुलाना चाहूंगा, हमीरपुर की सीट का जरा हाल बताइए, सूरत हाल बताइए कि पहले भी वो बीजेपी के पास ये सीट थी। हमीरपुर इंडिपेंडेंट जीते थे, और वो जब लोकसभा तीन काउंटिंग हुई है, वोटिंग हुई है, तीनों इंडिपेंडेंट थे। हाँ, तीनों पर इंडिपेंडेंट जीते थे चुनाव। और जो अभी लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय तीनों ने इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद तीनों सीटों पर उपचुनाव कराया गया है। उसमें एक हमीरपुर की सीट जो बीजेपी जीती है, बाकी दोनों सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत गई है। मतलब जो सीटें पहले जो इंडिपेंडेंटों के पास में थी, अब वो पार्टियों के पास चली गई हैं। अभी उस समय हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कोई इंडिपेंडेंट नहीं बचा है। अब और दूसरी बात ये है कि बीजेपी ने जो ऑपरेशन लोटस चलाया था, 9 विधायकों को तोड़ा था जो सरकार का समर्थन कर रहे थे, और उन 9 में 6 सीटों पर चुनाव जो हुए थे वो लोकसभा चुनाव के साथ में ही हुए थे। लोकसभा चुनाव में उन जिन सीटों पर बीजेपी ने लीड ली थी, विधानसभा चुनाव में उन्हीं सीटों पर जो मतदाता थे उन्होंने वोट कांग्रेस को दिया। 6 में से 5 सीटें विधानसभा उपचुनाव में लोकसभा के साथ जो हुई थी वो कांग्रेस ने जीत ली थी। और इस बार भी 3 सीटों पर चुनाव हुआ है, उसमें से 2 सीटें कांग्रेस के पास चली गई हैं। यानी 9 जो बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस से विधायक तोड़े थे, 9 में से 7, उसमें से 7 सीटें वापस कांग्रेस के पास फिर चली गई हैं।
और कांग्रेस एक बार जबकि उस समय वो इंडिपेंडेंट की एक तरीके से देखा जाए तो एक सीट बढ़ गई कांग्रेस की, क्योंकि 6 थे ये तो 3 तो निर्दलीय थे, तो अब 7 सीटें हो गई, तो कांग्रेस की एक सीट बढ़ गई। इस हिसाब से देखा जाए 9 में से 7 सीटें कांग्रेस के पास आ गई। भारतीय जनता पार्टी को क्या मिली? 2 सीटें मिली हैं। तो जो ऑपरेशन लोटस चलाना भी बेकार गया और सरकार भी आप नहीं गिरा पाए, दुनिया में बदनामी। राज्यसभा की सीट तो आ गई ना, राज्यसभा की सीट आ गई, इसमें कोई शक नहीं हो। राज्यसभा की सीट भी राजीव जी बच सकती थी अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू या थोड़ा सा पहले से अलर्ट हो जाते, और जैसे बाद में फील्डिंग की, ये फील्डिंग अगर पहले कर ली होती तो राज्यसभा की सीट भी बचती और इस तरह की चीज़ें भी नहीं होती। लेकिन इससे राजीव जी एक संदेश भी गया, ठीक है राज्यसभा की सीट मिल गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल चरित्र चेहरा है वो फिर से उजागर हुआ। भारतीय जनता पार्टी को चोट पे चोट जो मिलती है हिमाचल प्रदेश में, वो भी ये उपचुनाव साबित करते हैं। बिल्कुल, क्या कुछ आप जोड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो पहले कांग्रेस के पास में विधानसभा चुनाव में 40 सीटें थी जो बढ़कर 41 हो गई हैं। बीजेपी को जरूर 25 से बढ़कर अब उनकी सीटें 27 हो गई हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फायदे में अब कांग्रेस ही आई है। अब कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई उपचुनाव में जाना पड़ेगा और उपचुनाव में क्या परिणाम आ रहे हैं और जनता बता रही है, जो जनता बता रही है। और सबसे बड़ी बात, अभी एमएलसी चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, तो बीजेपी की तरफ से उसको मोदी जी की जीत बताया गया, जबकि वहाँ जनता वोट नहीं डालती है। वहाँ किस तरीके से वोट लिए जाते हैं ये सबको मालूम है, कि क्योंकि वहाँ क्रॉस वोटिंग हुई है काफ़ी हद तक, और जो जहाँ जनता वोट डालती है वहाँ वो हार बीजेपी की है, वहाँ मोदी जी की वो हार नहीं है, क्योंकि वोट मोदी जी के नाम पर नहीं मिल रहा है। तो अब इसके लिए बीजेपी बचाव में क्या तर्क देती है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि अब वो ये भी नहीं बोल सकते कि भाई वहाँ सत्ता कांग्रेस की थी इसलिए हम लोग चुनाव हार गए। आप कांग्रेस ने तो वहाँ जीती है सीटें जहाँ उनकी सरकार है, लेकिन वहाँ पर भी जीती है जहाँ बीजेपी की सरकार है। बीजेपी अपनी तीनों सीटें नहीं बचा पाई है, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो। वैसे वो सीटें बीजेपी के पास नहीं थी पहले भी, लेकिन वहाँ सरकार तो उनकी है ना। सबसे बड़ी बात कि ये तीनों राज्य, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, इन तीनों राज्यों की सीट, तीनों राज्यों में 4 सीटों पर उपचुनाव, उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव, उसके बाद मध्य प्रदेश में 1 सीट पर उपचुनाव, और उधर रुपौली बिहार में 1 सीट पर उपचुनाव। और इन चारों सीटों पर बीजेपी अगर पिछड़ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी ओवरऑल जनता के दिलो दिमाग में भी से भी पिछड़ रही है, वो दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो बीजेपी की ये दुर्गति हो रही है कि 13 सीटों में से मात्र 1 सीट पर बीजेपी की जीत नजर आ रही है, वो हमीरपुर की सीट है। हाँ बिल्कुल, 13 में से सिर्फ 1 सीट जीत रही है। और जहाँ जो उपचुनाव हुए हैं उन सीटों में अधिकतर सीटें वो सीटें हैं जहाँ बीजेपी या तो चुनाव जीती थी पहले, या बीजेपी ने दूसरी पार्टी के विधायक को तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाया है। यानी वो सीटें मैक्सिमम सीटों पर पहले बीजेपी चुनाव जीती थी और अब वहाँ अधिकतर सीटों पर वो चुनाव हार रही है। जैसे बंगाल की 3 सीटों पर चुनाव हुआ है, मानिकतला की सीट 4 सीटों पर। मानिकतला की सीट पहले भी टीएमसी के पास में थी और इस बार भी टीएमसी के पास में आई है। बाकी की तीनों सीटें बीजेपी चुनाव जीती थी विधानसभा चुनाव में, और इस बार तीनों सीटों पर बीजेपी चुनाव हार रही है, बहुत बुरी तरह हार रही है। 45,000, 46,000, 50,000 की लीड है। 49,000 की लीड है, 49,000 की लीड है रायगंज में। तो आपने भी बताया 49,000 की लीड है, तो 49,000 की लीड यानी राजीव जी जितने वोट पे विधायक बन जाता है उतनी तो लीड है वहाँ। बंगाल से बहुत उम्मीदें थी बीजेपी को, और वहां पर ध्रुवीकरण कराने की कोशिश लगातार ममता बनर्जी की सरकार को उस ध्रुवीकरण में सामने लाकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होती रही, चाहे वो संदेश खाली का मामला हो या और कुछ मामला हो। लेकिन हर जगह बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि ये चाल चरित्र और चेहरा वाली बात जो अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे वो यहां पर बीजेपी का सामने नजर आ जाता है। और उसके कारण आप कब तक उस अंदाज में राजनीति करते रहेंगे? उस हिसाब से अगर आप राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आज न कल एक्सपोज हो जाएंगे। और बीजेपी अब बंगाल में एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है, बीजेपी अब उत्तराखंड में एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है, इनफैक्ट बीजेपी मध्य प्रदेश की 1 सीट पर एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी का सहयोगी दल जेडीयू जो है वो वहां बिहार में एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक सूरत हाल हम आप तक रख रहे हैं। 13 सीटों के उपचुनाव, 13 में से 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन की आंधी है, ये कह सकते हैं। इस उपचुनाव में पूरा का पूरा उपचुनाव, इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की आंधी, और उस आंधी में बीजेपी के परखच्चे उड़ गए हैं, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि कहीं भी बीजेपी नहीं, एक हमीरपुर की सीट, और उस हमीरपुर की सीट पर बीजेपी की जीत बहुत मुश्किल से नजर आ रही है, क्योंकि मात्र 1100 या 1400 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट वहां लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बहुत ही एक बुरा हाल या कह सकते हैं इनके लिए, बीजेपी के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से समझना, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए मात्र 1036 वोटों से रुपौली में ये 1036 वोट से इंडिपेंडेंट आगे है।
जेडीयू पीछे है। ये बिहार की बात मैं बता रहा हूं, लेकिन ऐसे और भी अलग अलग जगहों पर देखेंगे तो वही हम रुपौली में 1036, ये अभी उसके बाद अपडेट नहीं हुआ है। और देहरा की सीट कमलेश ठाकुर जो हैं, इनकी पत्नी सुक्खू की पत्नी, ये जीत चुकी हैं। ये लगभग 10,000 वोटों से जीत चुकी हैं। 10 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई, 10 राउंड की काउंटिंग होनी थी। और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होशियार सिंह को इन्होंने 9,399 वोटों से हरा दिया है। देहरा की सीट, हमीरपुर की सीट आशीष शर्मा जो हैं बीजेपी के कैंडिडेट 1433 वोटों से जीत गए हैं। 9 राउंड की काउंटिंग होनी थी, हो गई पूरी। हिमाचल प्रदेश की तीसरी सीट हमीरपुर की सीट हो गई, दूसरी सीट। इसके बाद नालगढ़ की सीट जो हिमाचल प्रदेश की है, यहां पर 6,800, यहां 9 राउंड की काउंटिंग होनी, टोटल 8 राउंड की काउंटिंग हो गई है। और 6,800 वोटों से 6,870 6,870 वोट से यहां हरदीप सिंह बावा आगे हैं, यानी ये भी जीत रहे हैं। नालगढ़ के बाद आप आइए तो अब इधर वो 3 सीटें। मध्य प्रदेश की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, अमरवाड़ा की सीट, जहां 5100 वोटों से मध्य प्रदेश में 5,122 वोटों से 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 20 राउंड की काउंटिंग है। और यहां पर कांग्रेस पार्टी के धीरन शाह जो हैं वो आगे दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। फिर पंजाब में जीत हो चुकी है आम आदमी पार्टी की, और ये 37,325 वोटों से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है यहां पर पंजाब के जालंधर सीट में। और तमिलनाडु में अभी लीड कर रही है डीएमके। और बद्रीनाथ उत्तराखंड में 3,415, 9 राउंड की काउंटिंग, बीजेपी को 3,400, कांग्रेस पार्टी 3,415 सीटों से वोटों से आगे है, भारतीय जनता पार्टी पीछे है। कांग्रेस पार्टी को टोटल, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट लखपत सिंह बुटोला जो हैं, इनको 17,857 वोट मिले हैं। 17,857, 17,000, माफी चाहूंगा, 17,657, 17,657 वोट मिले हैं। जबकि राजेंद्र सिंह भंडारी बीजेपी के हैं, इनको 14,242, 14,242, इस प्रकार 3,415, 3,415 वोटों से कांग्रेस पार्टी यहां लीड कर रही है बद्रीनाथ में। और मंगलौर आइए तो मंगलौर में 2000, काजी मोहम्मद 2065, 8 राउंड की काउंटिंग हो गई है, 10 राउंड टोटल होना है। और 2000 वोटों से 2065 वोटों से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जो हैं ये आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के करतार सिंह दूसरे नंबर पर हैं, 2000 वोटों से पिछड़ रहे हैं। मंगलौर के बाद आप ये चारों सीटें जो वेस्ट बंगाल की है उसको तो आप जीता हुआ मान ही लीजिए, इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़े अंतर से यहाँ पर टीएमसी आगे है। तो लगातार आपको ये बता रहा हूँ कि हर जगह, चाहे वो बिहार हो या वो उत्तराखंड हो या वो मध्य प्रदेश हो, इन तीनों राज्यों में बीजेपी या बीजेपी का सहयोगी दल, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। लेकिन तीनों जगह के उपचुनाव में अगर बीजेपी या उनके सहयोगी हार की तरफ बढ़ रहे हैं तो मतलब साफ है कि बीजेपी को देश की जनता नकार रही है, ये दिखाई दे रहा है। और क्या कुछ है अमलेंदु जी? जी राजीव जी, अभी और तो कुछ नहीं है, यही जो आप सूचनाएं दे रहे हैं यही सब सूचनाएं मेरे पास भी हैं। कुल मिला के एक जो बड़ी बात है राजीव जी, वो देखने में ये आ रहा है कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत हो रही है वो देखिए कहीं 20,000 से हो रही है, कहीं 49,000 से हो रही है, कहीं 30,000 से हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एक सीट जीती भी है वो लगभग 1,500 वोट से सिर्फ जीती है। तो ये एक अंतर जो है, ये भी आप देखिए कि कितना अंतर जो है वो हार और जीत का, ये भी देखने लायक है कि यानी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं वो 20,000 से लेकर के 49,000 के बीच में जीत रहे हैं, और बीजेपी जो एक सीट जीती है वो लगभग 1,500 वोटों से जीती है। तो ये अंतर जो है ये भी काफ़ी कुछ संदेश देता है। मतलब सिर्फ संदेश यही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 13 में से 12 सीटें हार रही है,
संदेश ये भी है कि जहां आप जीत रहे हैं वहां बहुत कम मार्जिन है और जहां आप हार रहे हैं बहुत बड़े मार्जिन से आप हार रहे हैं। तो ये अंतर एक समझने वाला लायक है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, जहां जीत रहे हैं वहां बहुत कम अंतर से, जहां हार रहे हैं वहां बड़े अंतर से आप हार रहे हैं। एक बड़ा गैप यहां पर है और ये गैप आप समझिए, क्योंकि यहां जनता जो है वो नकार रही है बीजेपी को। ये दिखाई दे रहा है बीजेपी की सरकार है केंद्र में और 400 पार 370 बीजेपी अकेले दम पे लाएगी, 400 पार पूरा लाएंगे हम, ये नारा करते करते 240 पे बीजेपी अटक गई। और इसके बाद हालांकि नरेंद्र मोदी ने बैसाखियों के सहारे सरकार तो बना ली, लेकिन पहला उपचुनाव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल जैसे हमारे साथी बता रहे थे कि कल महाराष्ट्र में जो एमएलसी का चुनाव हुआ उस एमएलसी के चुनाव को भी बीजेपी वाले जो हैं वो नरेंद्र मोदी की जीत में तब्दील करते हुए नजर आए। कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की जीत हुई है, लेकिन वहां एमएलसी का चुनाव और उसमें जो कुछ होता है वो विधायक करते हैं, न कि जनता करती है। और जनता किसके पक्ष में है वो यहां पर आप देख सकते हैं। और यहां से एक तस्वीर अलग नजर आती है। अभी से थोड़ी देर पहले आपने एक बयान सुना था हिमाचल प्रदेश की जो मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, उनका बयान। और उसके अलावा अब धीरे धीरे और भी बहुत सारे बाइट्स आएंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे, बहुत लोगों के बयान आएंगे। लेकिन ये उपचुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और इस उपचुनाव के साथ साथ अब आने वाले समय में जो उपचुनाव होने हैं वो भी उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, वो उसके लिए क्या कोई रास्ता खुलते हुए हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए कितने तैयार नजर आएंगे अब बीजेपी के लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इन तीनों राज्यों में अगर बीजेपी की हार हो जाती है, अभी हम देख रहे हैं चाहे वो उत्तराखंड हो या मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, यहां अगर हार होती है तो उत्तर प्रदेश पर इसका कितना असर पड़ेगा। देखिए राजीव, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भी टाले जाएंगे और अब ये किसी भी हाल में महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से पहले नहीं करवाए जाएंगे बल्कि उनके साथ करवाए जाएंगे, क्योंकि जो संदेश मिल रहे हैं और खासतौर से जो उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत सतर्क हो गई होगी। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता है कि अब ये करवाए जाएंगे, ये महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ जो उनके विधानसभा चुनाव होंगे उनके साथ कराए जाएंगे, ताकि इन विधानसभा चुनाव से पहले एक और संदेश जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना चला जाए, इससे बचने की कोशिश की जाएगी। तो हालांकि ये चुनौतियां बड़ी हैं कि उस समय भी क्या संदेश आता है और जनता उस समय क्या जनादेश देती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि वहाँ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव कराने से बचेगी और अभी भी उपचुनाव इसलिए नहीं करवाएगा उत्तर प्रदेश के इन उपचुनाव के साथ में कि कोई बड़ा संदेश जो है, कोई बड़ा नैरेटिव ना बन जाए इन उपचुनाव के नतीजों से। तो हालांकि ये नतीजे जो आए हैं 13 सीटों के भी राजीव जी, इससे भी संदेश तो बन रहा है, नैरेटिव तो इससे बन ही रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और ये साफ संदेश जा रहा है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हार हो रही है, वहाँ कांग्रेस जो है वो लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो संदेश है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा पड़ सकता है। इसका असर निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा उपचुनाव होंगे उन पर भी पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजीव जी मुझे लगता है कि उबाल काफ़ी ज़्यादा आ सकता है, चूँकि अब उत्तर प्रदेश से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अब एक वो मतदाता बंधन कार्यक्रम जो चलाया है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा है। अब वो कह रहे हैं कि जो इतना लूट और भ्रष्टाचार उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, ये वो कहते हुए सुने जा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो किस तरीके से पुलिस आकर के जो है वो लोगों को फंसा देती है और डकैती डाल लेती है, लूट लेती है। ये उनके शब्द राजीव, ये मेरे नहीं है, जो वीडियो वायरल हो रहा है। इसी तरीके से आज एक और विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उनका जो है वो एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार था। अब वो कह रहे हैं कि 2027 में हमारे लिए अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ इंडिया गठबंधन ने जो अपनी रणनीति तैयार की है उसमें अब हमारी सरकार यहाँ नहीं बन सकती है। तो ये संदेश, इसका मतलब राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच है कि उत्तर प्रदेश में मामला खराब हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है। अब इसकी जिम्मेदारी अगर मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा गया था तो ये गारंटी भी मोदी जी को लेनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की हालत खराब हो रही है ये मोदी जी की वजह से। अब राजीव जी अगर उपचुनाव के परिणाम आते थे पहले और अगर उसमें कांग्रेस की या विपक्ष की कहीं हार हो जाती थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तुरंत इस्तीफा मांगने लग जाते थे। तो अब इसमें जो हार हुई है, क्या इसके लिए भी अब नरेंद्र मोदी से इस्तीफा कोई मांगेगा? ये सवाल है राजीव जी। चूंकि गारंटी सब सारी मोदी की थी तो इन 13 सीटों की भी गारंटी मोदी की होनी चाहिए ना, किसी और की गारंटी क्यों हो इसकी भी? तो गारंटी अगर मोदी जी की फेल हुई है तो उसकी जिम्मेदारी लेकर के मोदी जी को देना चाहिए इस्तीफा। लेकिन इसका परिणाम राजीव जी जो है ये आकर के कुल मिलाकर के केंद्र की राजनीति पर इसलिए पड़ेगा कि अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों को काफ़ी ज़्यादा विचार करना पड़ेगा, चूँकि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच जो लोकसभा में समीकरण है राजीव जी वो सिर्फ 3 सीटों का अंतर है उनके दोनों में, और जो सरकार टिकी हुई है
वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे टिकी हुई है। तो अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम अगर इधर उधर होता है तो फिर सरकार का क्या होगा। तो जो कल ममता बनर्जी कह रही थी, तो ममता बनर्जी इसी को लेकर के शायद कुछ कह रही होंगी। और ये दावा लगातार हो रहा है। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। ममता बनर्जी भी कह रही है कि बताइए किस तरीके से स्थिर सरकार है। तो अब मोदी जी को लगता है कि स्थिर सरकार है, तो ठीक है, उनकी स्थिर सरकार होगी, मोदी जी को लगता है। लेकिन जो समीकरण बता रहे हैं राजीव, जो देश की परिस्थितियां बता रही हैं, वो निश्चित तौर पर ये बता रही हैं कि अंतःपुर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और जनता का मूव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। जी बिल्कुल। और इस आंधी की खबर अगर हम दे रहे हैं आपको, 7 राज्यों की 13 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, इन उपचुनाव में मात्र 1 सीट पर बीजेपी की जीत नजर आ रही है और बाकी तमाम सीटों पर बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। तो इसके क्या मायने देखे जाएं, लगाए जाएं, इसका साफ साफ असर दिखाई देगा आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। और चूंकि ये विधानसभा के उपचुनाव थे, तो विधानसभा के लिहाज से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां अलग नजर आती हैं और उन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 13 में से 12 सीटों पर अगर बीजेपी पिछड़ चुकी है तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है, जनता बीजेपी को नकार रही है। और ये उपचुनाव में नजर आ रहा है। उपचुनाव में यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की आंधी है। आम आदमी पार्टी जीत चुकी है जालंधर की सीट उपचुनाव में, और उधर हमीरपुर की सीट एकमात्र है जहां बीजेपी जीत रही है या जीत गई है कह सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन वहां रुपौली की सीट जहां जेडीयू आगे थी, वहां इंडिपेंडेंट आगे है। 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, टोटल 12 राउंड की काउंटिंग होनी है। और 7 राउंड की काउंटिंग के बाद बहुत देर से देख रहा हूं कि कोई खबर नहीं आ रही है। अविनाश जी को मैं बोलूंगा कि वहां पे अगर कोई खबर हो तो जरूर दें। रुपौली में 7 राउंड के बाद अगर कोई वहां खबर है? अभी वहां से कोई अपडेट नहीं है। 7वें राउंड तक की काउंटिंग का है। वहां 1036 वोटों से आगे चल रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कलाधर मंडल, जो पीछे चल रहे हैं। जेडीयू की शुरुआत में 6 राउंड तक वो जरूर लीड लिए हुए थे, लेकिन 7वें राउंड में वो पीछे हो गए हैं। और रायगंज की सीट का जरूर अभी परिणाम आया है। वो टीएमसी ने वो सीट 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीत लिया। वेस्ट बंगाल की सीट है रायगंज, जो पहले बीजेपी के पास में थी और उपचुनाव में वो सीट अब टीएमसी के पास चली गई है। टीएमसी के कृष्णा हैं, वो करीब 50,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत गए हैं। और बाकी जो 3 सीटें बची हुई हैं उन पर भी टीएमसी की लीड 20,000 से ज़्यादा वोटों की चल रही है। तो वहाँ उम्मीद तो बीजेपी ने भी छोड़ दी है। और वैसे देखा जाए तो बीजेपी जब वोटिंग हुई थी उसी समय उम्मीद छोड़ चुके थे और लगातार आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया है। जबकि सिर्फ पूरे भारत में जो 13 सीटों पर चुनाव हुआ है, बंगाल एक इकलौता राज्य है जहां सीआरपीएफ की मौजूदगी में चुनाव कराया गया। वहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान तैनात थे। और बाकी जितनी भी स्टेटों में उपचुनाव हुआ है वहां लोकल पुलिस के हवाले चुनाव छोड़ दिया गया था। और उसके बावजूद भी बंगाल में ही सबसे बुरी बीजेपी को मात मिल रही है। बाकी सिर्फ 1 सीट पर चुनाव जीते हैं हमीरपुर की, बाकी सभी सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है जहां उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मात्र ये जो हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, और बहुत बड़ी खबर यही कि जो बंगाल के उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में 4 की 4 सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो नज़र आ रही है। बंगाल की 4 सीटें और 4 सीटों पर टीएमसी आगे है, माफ़ी चाहूँगा, टीएमसी आगे है। और उसके अलावा जो दूसरी सीटें हैं, तमाम सीटें 13 में से 12 सीटों पर यहाँ इंडिया गठबंधन आगे है। 13 में से 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। और बाकी सीटें, एकमात्र सीट जहां पर बीजेपी आगे, वो हमीरपुर की सीट है। अमलेंदु उपाध्याय जी, अब रुपौली की जो सीट है वहां पर बढ़त जरा देख लेता हूं। ये अब 1763 वोट की लीड अब इंडिपेंडेंट की हो गई। बिहार के रुपौली 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, टोटल 12 राउंड की काउंटिंग होनी है। और शंकर सिंह इंडिपेंडेंट हैं और वो यहां पर रुपौली की सीट में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 1763 वोटों से ये आगे हो गए। अभी तक 1036 की हम बात कर रहे थे। बिहार की रुपौली सीट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीट जेडीयू के लिए गंवाना बहुत मायने रखता है। नीतीश कुमार की जो पॉपुलैरिटी गिर रही है वो साफ यहां पर झलक रही है।
बिल्कुल राजीव जी, ये साफ झलक रही है, नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी गिर रही है वो भी झलक रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी किस तरीके से अब पिछड़ रही है ये भी झलक रही है। और यहाँ जो है एक तरीके से देखा जाए कि इनका जो पिछड़ना जो है जेडीयू का और इंडिपेंडेंट से पिछड़ना, ये काफ़ी ज़्यादा संकेत देता है कि आप इंडिपेंडेंट से भी आप लड़ने की आप क्षमता नहीं बची, और वो भी खासतौर से उपचुनाव में जब आपने बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री आप जिसको कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में एनडीए की बिहार में हुई है, उसके बावजूद अगर आप जो है ये उपचुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, जो कि आपकी सीट एक तरीके कही जा सकती है, वह बीमा भारती ने जब वो सीट छोड़ी तो तब आपकी वो एमएलए थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो वहाँ से वो सीट आपकी जेडीयू की खाली की हुई सीट जो है अगर आप वहाँ से नहीं जीत पा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। अखिलेश यादव ने अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत तगड़ा प्रहार किया है, राजीव जी, जो कहा है कि पीडीए से जो है उन्हें भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में। तो अब ये जो बात अखिलेश यादव करेंगे, थोड़ी देर पहले सुबह ही जो है वो उन्हीं के रमेश मिश्रा कोई विधायक हैं जौनपुर की बगला बीजेपी के, वो कह रहे थे सुबह कि पीडीए से जो भारतीय जनता पार्टी की सारी कहानी खराब हो गई है और इंडिया गठबंधन ने जो रणनीति तैयार की है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अब कुछ नहीं बचा आने के लिए। तो ये संकेत राजीव जी साफ जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का डिक्लाइन शुरू हो चुका है। और जैसा कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 जून को हम जो है मोदी मुक्त दिवस मनाना चाहिए, तो अब ये क्या मोदी मुक्त दिवस मनाने की तैयारियां जनता ने शुरू कर दी है राजीव जी। हालांकि वो तैयारियां जो थी वो 4 जून को रिजल्ट आए थे तो था तो वो मोदी मुक्त दिवस का ही, लेकिन फिर भी चलिए वो मोदी जी ने किसी तरीके से बना ली सरकार, लेकिन ये कब तक सरकार रहेगी इसको लेकर के अब राजीव जी फिर से चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। अभी जो चर्चाएं एकदम से थम सी गई थी कि भाई नीतीश कुमार कस के साथ में हैं और चंद्रबाबू नायडू भी कस के साथ में हैं, तो सरकार कैसे गिरेगी, जो सवाल आ रहे थे। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजीव जी वो चीज़ें अब शुरू हो जाएंगी कि मोदी जी का डिक्लाइन शुरू हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी के खिलाफ चीज़ें कुछ शुरू हो सकती हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश से जिस तरह की आवाज़ें आने लगी हैं, 2 उदाहरण एक तरीके से सामने आ गए। एक मंत्री एक पूर्व मंत्री कहना है कि साहब वो बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, अपने जीवन में उन्होंने इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं देखा। और दूसरा उनका मौजूदा विधायक जो है वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कुछ नहीं, तोते उड़ गए भारतीय जनता पार्टी के। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब मंगलौर की सीट जो है बहुत यहाँ पर कांटे का मुकाबला हो गया है। मंगलौर की सीट, उत्तराखंड की मंगलौर सीट, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काजी मोहम्मद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, और 9वें राउंड में वो मात्र 93 वोट से आगे हैं, और बीजेपी के करतार सिंह भडाना जो हैं वो मात्र 93 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो ये आखिरी राउंड में ये बड़ा कांटे की टक्कर चल रही है। और क्या इसके मायने क्या निकाले जाए, मात्र 93, अभी तक वो काफी लंबी लीड ले रहे थे लेकिन अब पिछड़ते हुए, हाँ, पिछले 3 राउंड से लीड काफी कम हुई है और अब लास्ट राउंड रह गया है, और 93 वोटों से कांग्रेस के मोहम्मद निजामुद्दीन इस समय आगे चल रहे हैं। बीएसपी अब काफी पीछे हो गई है। शुरुआत में बीएसपी सेकंड पर थी, बीएसपी से ही टक्कर चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते गए हैं करतार सिंह भडाना ने काफी तेजी से लीड रिकवर की है। अब सिर्फ 1500-1700 वोट गिने जाने हैं, लेकिन बहुत ही टिपिकल हो गया है दोनों के लिए। ये सीट अब कहीं पर भी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से करतार सिंह भडाना वापस आए हैं कॉन्टेस्ट में, उससे तो लग रहा है कि अब देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी इस समय काफ़ी गहमा-गहमी हंगामा मचा हुआ है बेंगलोर सीट पर, क्योंकि जो भी इस राउंड में पीछे हो गया वो सीट चुनाव हार जाएगा। अब हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, मंगलौर की सीट। और आप जानते हैं इस सीट को लेकर हम लोगों ने बहुत सारी बातें बताई थी आपको। मंगलौर की ये वही सीट है जहां पर जो मुस्लिम मतदाता थे उनको धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा था, उनको वोट देने से मना किया जा रहा था, और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट यहां पर काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जो हैं वो अभी लगभग आखिरी राउंड का अब चुनाव बचा हुआ है, और 93 वोट से मात्र 93 वोट से आगे चल रहे हैं। और पिछले 2 राउंड में बीजेपी के कैंडिडेट करतार सिंह भडाना जो हैं ये काफी रिकवर इन्होंने किया है। तो आखिरी राउंड में क्या कुछ होता है, मात्र आखिरी राउंड, और इस आखिरी राउंड में कौन आगे होगा कौन पीछे होगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो मैंगलोर पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, और मैंगलोर में कहीं ना कहीं बहुत कोशिश हुई प्रशासन की तरफ से कि वहां पर सरकार वोटर्स वोट न दे पाए, और वो दिखाई दे रहा है। यहाँ हमको लगता है डाक मतपत्र पर खेल होना है। जी, ये डाक मतपत्र आप जानते हैं दोस्तों, पोस्टल बैलेट पेपर, उसमें खेल होना है कह रहे हैं हमारे साथी अविनाश जी। और पोस्टल बैलेट पेपर होता क्या है आप जानते हैं, और पोस्टल बैलेट पेपर पर कई बार खेल होते रहे हैं। जब एक छोटा सा अंतर सामने ले आया जाए तो डाक मतपत्रों को अब तो ये हो गया है कि जब चाहे तब इसकी काउंटिंग करें, और जो चुनाव आयोग ने किया है, और ये आखिरी समय में रखा जाता है कि हमारे कैंडिडेट को कैसे जिताया जाए।
और यहाँ पर वही नजर आ रहा है। अब आप खेल जो है वो डाक मतपत्रों की तरफ लेके जाएंगे। 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 10वें राउंड की काउंटिंग हो रही है। और मंगलोर की सीट बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड की दोनों सीटों पर इस वक्त भी देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आगे है, लेकिन मंगलोर की सीट जहां काजी मोहम्मद निजामुद्दीन काफी लंबे अंतर से आगे थे, धीरे धीरे उनका अंतर कम होता गया और अभी मात्र 93 वोटों से ये आगे हैं, अभी मात्र 93 वोटों से आगे हैं। और ये 10वें राउंड की काउंटिंग अभी शुरू हुई है और इसमें क्या कुछ होगा, जो कुछ होगा यही होगा। जीत और हार किसी की भी हो सकती है। 93 वोट बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 93 वोटों का अंतर से ज्यादा यहां पर बात जो है वो दूसरी ये है कि क्या जो उत्तराखंड का प्रशासन चाहता था वो करने में सफल हो गया है, ये माना जाए? जी राजीव जी, बिल्कुल सफल एक तरीके से समझ सकते हैं। अब 93 वोटों की अगर लीड है तो 93 वोट तो वैसे ही इधर से उधर कर लिए जाएंगे, प्रशासन के हाथ में होता है 93 वोट तो। लेकिन मुझे लगता है राजीव जी, अगर ये मान लीजिए जीत 93 वोट से आसपास रहती है तो फिर रिकाउंटिंग यहाँ निश्चित तौर पर होगी। फिर जो भी हारेगा वो रिकाउंटिंग की मांग करेगा, चाहे वो निजामुद्दीन हारे और चाहे करतार सिंह भड़ाना हारे, दोनों जो है वो रिकाउंटिंग की बात करेंगे और फिर रिकाउंटिंग में ही जो लगता है वो खेल कुछ ना कुछ होगा और किया जाएगा। पोस्टल बैलेट में भी खेल हो सकता है, हो सकता है आखिरी राउंड पोस्टल बैलेट का ही हो जिसकी गिनती होनी हो, पोस्टल बैलेट की। तो ये भी देखना, अब ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा राजीव जी, एक सीट के लिए चुनाव, मतलब उपचुनाव का परिणाम जो है। हालांकि इससे सरकार पे वहाँ कोई असर नहीं पड़ना है, कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन जो नैरेटिव का है वो है, तो भारतीय जनता पार्टी ये सांस ले सकती है अगर वो ये सीट जीत लेती है कि नहीं भाई हमको 2 सीटें मिली हैं 13 में से इस उपचुनाव में। तो ये नैरेटिव के लिए बचाने के लिए जो है अब यहाँ प्रशासन की वो जिम्मेदारी है। मुझे लगता है जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, जो DM होंगे वहाँ के, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, बहुत ज़्यादा दबाव होगा कि किसी तरीके से ये सीट जो भारतीय जनता पार्टी को मिले। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्तराखंड की मैंगलोर सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। उत्तराखंड की मैंगलोर सीट यहाँ मात्र 93 वोटों से कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, जो कभी अभी थोड़ी देर पहले 4500 वोटों से आगे थी। और पिछले 3 राउंड में 7 राउंड तक की जो काउंटिंग हुई है उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो लगभग 4500, 4700, 4800 वोटों से आगे चल रही थी। वो अचानक धीरे धीरे उस गैप को कम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट करतार सिंह भड़ाना, और वो अब 93 वोटों से पिछड़ रहे हैं मात्र। और ये 93 वोट कभी भी इस गैप को पाट सकते हैं, इस अंतर को वो कवर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हम आपको जो सूरत हाल है वो बता रहे हैं मैंगलोर का, उत्तराखंड की मैंगलोर सीट। लेकिन अभी भी इस वक्त तक जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आप तक जब खबर पहुंचा रहे हैं, तो 13 में से 12 सीटें इंडिया गठबंधन या उसके सहयोगियों के बीच है और मात्र 1 सीट हमीरपुर की सीट बीजेपी के पास है। और ये जो हिमाचल प्रदेश की ये जो तीनों सीटें उपचुनाव में गई हैं, जहां पर उपचुनाव हुए, ये तीनों सीटें निर्दलीय के पास थीं और अब वहां एक भी निर्दलीय नहीं है। इन तीनों सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत और 1 सीट पर बीजेपी की जीत बहुत मायने। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं और उधर बिहार में अलग खेला हो रहा है। बिहार में इंडिपेंडेंट जो हैं वो 8वें राउंड में, टोटल 12 राउंड होना है, 8वें राउंड में 1763 वोटों से आगे हैं। इंडिपेंडेंट शंकर सिंह जो हैं वो आगे हैं। और इसके अलावा जीत घोषित हो गई है देहरा सीट की। हिमाचल प्रदेश में कमलेश ठाकुर जीत चुकी हैं और अभी हमीरपुर की जीत घोषित नहीं हुई है आशीष शर्मा की, जबकि आशीष शर्मा जो हैं, आशीष शर्मा 1571 वोट से आगे हैं। 9 राउंड की काउंटिंग हो गई है, अब वो आखिरी चल रहा है। जीत घोषित अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। और अमरवाड़ा मध्य प्रदेश की जो सीट है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 15वें राउंड में 4010 वोटों से आगे है, भारतीय जनता पार्टी पीछे है 4010 वोटों से। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर 4010 वोट से आगे है अमरवाड़ा मध्य प्रदेश। और इसके बाद आप आइए, जालंधर में जीत घोषित हो गई है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मोहिंदर भगत की। और उसके बाद तमिलनाडु की 1 सीट है विक्रमवंडी, और विक्रमवंडी जो है, विक्रमवंडी इस सीट, विक्रमवंडी सीट पर डीएमके की लीड है।
और इसके बाद बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस पार्टी की लीड और मंगलौर में भी कांग्रेस पार्टी की लीड। बद्रीनाथ की सीट पर 3,411 15 राउंड में से 11 राउंड की काउंटिंग हो गई और 3,407 वोटों से कांग्रेस पार्टी बद्रीनाथ की सीट पर आगे है। और मंगलौर की सीट पर 93 10 में से 9 राउंड की काउंटिंग हो गई है और 93 वोटों से कांग्रेस पार्टी, मात्र 93 वोटों से कांग्रेस पार्टी आगे है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की 4 सीटें और चारों सीट टीएमसी के खाते में। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं मंगलौर सीट पर। मंगलौर सीट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बने रहिए हमारे साथ और मंगलौर में क्या कुछ होगा, वहाँ क्या खेला हो रहा है, ये हम आप तक पहुँचाएंगे। लगातार न्यूज़ रूम से हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं ये बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। और उसमें जो 13 राज्यों के 7 राज्यों की 13 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उस उपचुनाव को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें लेकिन मंगलौर की सीट पर इससे जरा एक एक्सपोज भी होती है, बीजेपी का प्रशासन एक्सपोज होता है वहां पे कि आप कई अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को वोट देने से, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं, विजुअल्स आए हैं, उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि लंबी लंबी कतारें थीं और आप धक्का मार के हटा रहे हैं, धक्का मार के आप बाहर कर दे रहे हैं कि वोट नहीं देना है। 10वें राउंड की काउंटिंग चल रही है, 93 वोट से अभी तक कांग्रेस आगे है। और लेकिन ओवरऑल जो रोकने की बात है, जो कैंडिडेट्स के पक्ष में या विपक्ष में जो भी है, वोट देने, वोटर्स को आप रोक रहे हैं, पुलिस प्रशासन रोक रही है, ये बहुत दिक्कत है। जी राजीव जी, बिल्कुल। और ये काफ़ी ज़्यादा उस समय जो थी वो आई थी, विजुअल्स आए थे, एक पुलिस अधिकारी जो किस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां देते हुए लोगों को मार रहा है और भगा रहा है, वोट नहीं डालने दे रहा है, इस तरह के विजुअल्स भी आए थे। तो यानी कि इतनी करने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक स्थिति पहुँची है तो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए होनी चाहिए। हो सकता है कि प्रशासन के दबाव से या किसी भी तरीके से चुनाव जीत लिया जाए मंगलौर का, तो प्रशासन पे हुआ दबाव बढ़ गया होगा निश्चित तौर पर। तो ये अब प्रशासन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होगा राजीव जी, कि ये इतने कम वोटों से अगर आगे है कांग्रेस का प्रत्याशी तो किस तरीके से उसको हराया जाए या किस तरीके से उसको किया जाए। तो अब ये देखना है क्या खेल होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हराने की कोशिशें होंगी भी तब भी ये मामला रिकाउंटिंग की तरफ जाएगा और उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब इस एक चीज़ तो राजीव जी है कि हार जीत जो होगी वो 100-150 वोटों के अंतर के ही आसपास होगी, ये समझ में आ रहा है। अब पोस्टल बैलेट में कितना क्या किया जाता है ये भी अब देखने वाला होगा उसके बाद। लेकिन ये रिकाउंटिंग की मांग जो भी हारेगा वो निश्चित तौर पे करेगा और ये इसका चुनाव परिणाम जो मुझे लगता है काफ़ी देर से आएगा, ये समझा जा सकता है राजीव जी। तो मंगलौर की सीट जो है अब फंस गई है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला मंगलौर की सीट में होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मात्र 93 वोटों से कांग्रेस पार्टी आगे है, मात्र 93 वोटों से। और आखिरी राउंड की काउंटिंग हो रही है। आखिरी राउंड की काउंटिंग में अगर कांग्रेस जीतती है तो बीजेपी वाले जो हैं वो मांगेंगे, कहीं ना कहीं कहेंगे कि रिकाउंटिंग हो। और अगर कांग्रेस बीजेपी जीतती है तो कांग्रेस के लोग कहेंगे कि रिकाउंटिंग हो। और यहाँ पर पोस्टल बैलेट भी एक बहुत मायने रखता है। पोस्टल बैलेट से भी यहाँ पर चुनाव की काउंटिंग की बात होगी। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग तो होगी ही, लेकिन उसमें क्या खेल होता है, क्योंकि कई बार वो खेल भी हुआ है, वो सारे खेल उजागर हुए हैं, इसलिए पोस्टल बैलेट की हम बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की एक सीट, मंगलौर वाली सीट बहुत इंपॉर्टेंट और उसको लेकर भी चर्चा जो है वो गर्म है। और हम बाय इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो उपचुनाव की बात कर रहे हैं, जो अभी उपचुनाव हुए हैं और उस उपचुनाव में कौन बाजी मार रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत ही दिलचस्प है ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट, ये मुकाबला जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस मुकाबले में जीत और हार किसकी होती है ये सब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस चर्चा के दौरान। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मात्र अभी तक कह लें कि 13 में से 12 सीटों पर अभी तक इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट्स हैं वो बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक हमीरपुर की सीट एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी को बढ़त मिली हुई है और अभी तक हमीरपुर की सीट की जीत की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगभग 1500 वोटों से हमीरपुर की सीट पर जीत की बात कही जा रही है बीजेपी के कैंडिडेट की। लेकिन बिहार की जो रुपौली सीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है। और रुपौली सीट पे कहा जा रहा है कि वहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जीत हो सकती है बिहार के, क्योंकि अभी तक बिहार की इस रुपौली सीट में टोटल 12 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसमें से 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और उसमें शंकर सिंह 1763 वोटों से आगे हैं और बहुत धीमी गति से वहाँ से खबरें आ रही हैं बिहार से। और उसका इंतज़ार है कि वो गति अगर बढ़ जाए और वो खबर हम तक आए तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ और भी है कि अमरवाड़ा की सीट के बारे में कहा जा रहा था, अभी तक मुझे ध्यान है न्यूज़ पॉइंट में हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे साथी बता रहे थे कि अमरवाड़ा की सीट चूंकि वहाँ पे सरकार बीजेपी की है तो वो सीट बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट जो पहले विधायक थे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के, वो विधायक चले गए थे बीजेपी में इसलिए भी, और उन्हीं को ये कैंडिडेट बना रहे हैं तो इसलिए वो जीत जाएंगे। लेकिन अमरवाड़ा मध्य प्रदेश की ये सीट अब बीजेपी के हाथ में नहीं बल्कि कांग्रेस के हाथ में दिखाई दे रही है जाते हुए। जालंधर की सीट जीत चुकी है कांग्रेस पार्टी और माफी चाहूंगा आम आदमी पार्टी जालंधर की सीट जीत चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा और कड़ा मुकाबला जो है वो उत्तराखंड की मैंगलोर सीट पे है। क्या कुछ और खबरें हैं? जी हाँ जी, मंगलौर सीट पे ये काफ़ी ज़्यादा कड़ा मुकाबला है और जो मंडल साहब हैं वहाँ बिहार में वो भी अब आगे हैं, 1700 वोटों से लगभग आगे हैं वो, तो मतलब अब जीत की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि शायद 15 इंडिपेंडेंट, हाँ इंडिपेंडेंट जो है वो जीत की तरफ शंकर सिंह वो बढ़ रहे हैं अब जीत की तरफ, ये समझा जा सकता है। कांग्रेस ने अमरवाड़ा में राजीव जी अच्छी खासी लीड ले ली है, लगभग 6000 वोटों की लीड समझी जा रही है वहाँ, तो ये अच्छी खासी लीड है, तो वो भी अब जीत की तरफ बढ़ रही है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी संतोष सिर्फ यही कर सकती है कि एक सीट उसने जीत ली है हमीरपुर की, और दूसरी सीट पे अभी कड़ा मुकाबला है, जो कोई भी जीत सकता है, वो मंगलौर की सीट है। तो मंगलौर को लेकर के अभी चल रहा है संघर्ष, तो वहाँ से आप अगले चरण में देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है आखिरी चरण वहाँ बचा होगा। चलिए एक बड़ी खबर दे रहा हूँ। 9वें राउंड की काउंटिंग बिहार की रुपौली सीट, और यहाँ पर अब शंकर सिंह को 4239 वोटों से लीड मिल गई है। 4239 वोटों की लीड बिहार की रुपौली सीट, 9वें राउंड की काउंटिंग समाप्त हो चुकी है और यहाँ पर शंकर सिंह को 4239 वोटों की इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और इनको 4239 वोटों की लीड मिल चुकी है। एक बड़ी लीड, क्योंकि इसके बाद अब मात्र 3 राउंड की काउंटिंग होनी है। 4239 वोटों की लीड के साथ बिहार की ये रुपौली सीट अब इंडिपेंडेंट के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है, जहां जेडीयू पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जहां ऑलरेडी राष्ट्रीय जनता दल से बीमा भारती खड़ी थी, वो पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। बीमा भारती 26,910 वोटों से पीछे हैं और जेडीयू 4239 वोटों से पीछे है, जबकि 4239 वोटों से आगे लीड लेते हुए शंकर सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। बिहार का ये सूरत हाल, और उसके अलावा ये बिहार में अब एक बड़ा उलटफेर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक 2 राउंड पहले तक इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि जेडीयू लीड करते हुए वहां दिखाई दे रही थी, जेडीयू के कैंडिडेट लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये बिहार मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। और उत्तराखंड की 2 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। बद्रीनाथ की जो सीट है उत्तराखंड की, वहां पर 12 राउंड की काउंटिंग हो गई है, 15 राउंड की टोटल काउंटिंग होनी है। लखपत सिंह बुटोला जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो 3642 वोटों से आगे हैं। लखपत सिंह बुटोला जो आगे हैं और ट्रेल कर रहे हैं राजन सिंह भंडारी, और 3642 वोटों का अंतर दोनों के बीच। कांग्रेस पार्टी यहां लीड ले रही है। उत्तराखंड की ये बद्रीनाथ सीट है, उत्तराखंड की जो मंगलौर सीट है, यहां पर आखिरी राउंड में यहां बहुत ज्यादा कश्मकश है और यहां मात्र 93 वोटों का अंतर है। कांग्रेस पार्टी के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जो काफी लीड ले रहे थे, लेकिन पिछले 3 राउंड में वो पिछड़ते अब मात्र 93 वोटों के अंतर से आगे हैं, मात्र 93 वोटों के अंतर से आगे हैं। तो यहाँ एक मंगलौर की सीट बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल की 4 सीटें टीएमसी जीत रही है। तो अब मंगलौर और हमीरपुर ये दोनों दिखाई दे रहा है, और मंगलौर में भी अभी तक ये नहीं कह सकते हम कि वहां पर अभी नहीं कह सकते, क्योंकि राजीव जब इतना कड़ा मुकाबला है तो जाहिर सी बात है कि जो जीत रहा है, भले ही वो 93 सीटों से जीत रहा है, अब वो और ज़्यादा सतर्क हो गया होगा।
तो अब वो जब और ज़्यादा सतर्क हो जाएगा तो जो गड़बड़ी करने की जो आशंकाएं मतलब जताई जा सकती हैं, तो वो गड़बड़ी तभी हो सकती है कि जब सामने वाला जो है वो कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन जब इतना कम मार्जिन है तो जो जीत रहा है वो जाहिर सी बात है कि बहुत तगड़े से अब प्रतिरोध करेगा। तो अब प्रशासन के ऊपर दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकता है कि सीट किसी तरीके से जिताई जाए, लेकिन सामने वाला अगर प्रतिरोध करेगा तगड़े से तो इतना आसान नहीं होगा। तो ये सीट भी अभी नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, क्योंकि 93 वोटों का अंतर है और लगभग आखिरी राउंड बचा, उसमें पोस्टल बैलेट बचे होंगे तो उसमें क्या होता है क्या नहीं होता ये देखा जाएगा। लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये सीट जीत रहे हैं। और उधर जो एक सीट केवल जीते हैं वो जिसे आप जीत कह सकते हैं एक सीट की, वो केवल हमीरपुर की सीट है हिमाचल प्रदेश की, केवल वही एक सीट जीती है। तो ये कुल मिला के राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक है। और जिस तरीके से रुपौली में 4000 से ज़्यादा वोटों से आगे हो गए हैं शंकर सिंह, तो इसका मतलब राजीव जी साफ से कि अब वहाँ भी लीड काफ़ी ज़्यादा हुई 4000 की, और अब वहाँ भी भारतीय मतलब जेडीयू जो है वो मुकाबले में अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबरें हैं राजीव जी। आज 13 तारीख है और 13 सीटों पर चुनाव हुआ, तो 13 का भारतीय जनता पार्टी के साथ राजीव जी बड़ा चक्कर बताया जाता है। पहले अटल जी की सरकार 13 दिन की बनी थी, फिर कहा गया 13 साल तक काम राज करेंगे, फिर कहा गया मोदी जी आ गए ये 13 साल तक राज करेंगे। तो अब ये 13 साल जो ये 13 तारीख को क्या क्या गड़बड़ हो रही है, तो 13 का मतलब तो मोदी जी को आप अभी 13 साल तक रखेंगे? नहीं, क्योंकि 10 साल हुआ है, 11वां चल रहा है, 2 साल और रहेंगे मोदी जी? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 13 ने सूचना दे दी है कि नहीं रहेंगे। अच्छा, 13 ने सूचना दे दी है कि 13 साल नहीं रहेंगे, ये सूचना आ गई राजनीति। तो 13 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बातें करती थी, अटल जी के समय से ही करती थी, जब 13 दिन की सरकार बनी थी कि जब अब 13 दिन की सरकार थी, अब 13 साल की बनेगी। चलिए एक पंडित जी यहाँ पे हमारे साथ भी हैं। बहुत लोग जो हैं वो आप जानते हैं कि भविष्यवक्ता हैं, भविष्यवाणियां करते हैं और रोज सरकार गिराते हैं भविष्यवाणी कर करके। लेकिन हमारे पंडित जी जो हैं यानी अमलेंदु उपाध्याय जी, उपाध्याय पंडित ही होते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो अमलेंदु उपाध्याय जी जो हैं ये जो भविष्यवाणी कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 13 का आंकड़ा आज कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर लेके आ रहा है। क्योंकि 13 सीटों पे आज 13 तारीख को जो काउंटिंग चल रही है उसमें कहीं ना कहीं मात्र अभी तक एक सीट पर जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। उसके अलावा बाकी 12 सीटों पर बीजेपी के लिए हार की खबर है। ये बुरी खबर बीजेपी के लिए है और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां रख रहे थे। थोड़ा हंसी मजाक हंसी ठिठोली ही सही, क्योंकि बहुत गंभीर रूप से हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये कि यहां पर जो परिस्थितियां हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। क्या उनकी सरकार आगे चल पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन उन सबके बीच अभी से थोड़ी देर पहले इनसे मैं बात कर रहा था अमलेंदु जी से, और वहां पर कि क्या उत्तर प्रदेश का जो अभी चुनाव होना है विधानसभा, इस उपचुनाव के बाद और जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, उस पर चुनाव अभी करवाएगी सरकार, करवाना चाहेगी या इंतजार करेंगे उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो? इसलिए क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता वही जैसे चाहता है वो उस ढंग से चुनाव करवाता है। तो अभी चूंकि सत्ता जो है वो बीजेपी के हाथ में है, तो चुनाव आयोग भी बीजेपी के हाथ में है, ये साफ कहा जा सकता है। और उस हिसाब से चुनाव कब होना है, क्या होना है, वो सब कुछ सरकार के साथ मिलकर तय करते हैं। तो और साफ दिख रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बुरी खबर है, अच्छी खबर नहीं है। और बीजेपी के लिए जो ये बुरी खबर है वो परेशानियां बढ़ाती हुई। अविनाश जी कुछ ब्रेकिंग लेके आए हैं। मैंगलोर की सीट कांग्रेस ने 449 वोटों से जीत ली है। चलिए बहुत बड़ी खबर, मैंगलोर की जो सीट है कांग्रेस पार्टी ने 449 वोटों से जीत ली है। 449 वोटों से मैंगलोर, उत्तराखंड की बात हम लोग कर रहे थे, और 93 वोटों से 9वें राउंड में पिछड़ लीड थी, लेकिन बहुत कम अंतर था 93। लेकिन यहां पर 449 वोट से मैंगलोर की सीट कांग्रेस पार्टी जीत गई है। जहां एक थोड़ी सी वहां पर एक उहापोह वाली स्थिति थी कि शायद ये वो निकालकर बीजेपी 2 सीटों पर काबिज हो जाए, लेकिन 2 नहीं, अब बीजेपी एक ही पर काबिज होते हुए नजर आ रही है, ये माना जाए? हाँ बिल्कुल, एक ही सीट बीजेपी के पास में रह गई हमीरपुर की। बाकी तो सभी सीटों पर अब तो अंतिम राउंड की काउंटिंग चल रही है। एमपी की जो अमरवाड़ा सीट है उस पर सिर्फ 4 राउंड की काउंटिंग बची हुई है। 2800 वोटों से कांग्रेस लीड कर रही है अमरवाड़ा में इस समय। 4 राउंड में देखते हैं क्या होता है, कि लीड बढ़ती है क्या, इतनी रहती है, बीजेपी इसको कवर करती है। एक उम्मीद बीजेपी को दिखाई दी थी मैंगलोर सीट लेकर, कि लास्ट राउंड रह गया था, 93 वोटों की लीड रह गई थी, जिस हिसाब से उन्होंने लीड रिकवर की थी। 5वें राउंड की जब काउंटिंग हुई थी मैंगलोर में, तो उस समय कांग्रेस के पास में लीड 11,700 वोटों की थी, और 5वें राउंड से 9वें राउंड तक आते आते वो लीड सिर्फ 93 वोटों की रह गई।
तो एक उम्मीद बीजेपी को दिखाई दी थी कि शायद अंतिम राउंड में जब 93 वोट हैं तो आराम से ये सीट आ सकती है हाथ में, लेकिन अंतिम राउंड में वहाँ कांग्रेस ने लीड ले ली और वो 449 वोटों से चुनाव जीत चुकी है। तो अब उनके बीजेपी की अब जहाँ तक उम्मीद है कोई और ऐसी सीट नहीं दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में जरूर 2800 वोटों से भी पीछे चल रहे हैं, बाकी हर सीट पर बहुत लंबे मार्जिन से पीछे चल रहे हैं। जहाँ बंगाल की बात करें तो बंगाल में सबसे कम मार्जिन जो है वो 31,000 वोटों का है, ये कोलकाता की मानिकतला सीट पर। बाकी सीटों पर 40,000 पर है, 50,000 की लीड चल रही है टीएमसी की। पंजाब में तो सीट डिक्लेयर हो ही चुकी है। तमिलनाडु में बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं था, वहाँ पीएम के चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पीएम के भी काफ़ी पीछे चल रही है। वो सीट भी लगभग क्लियर हो चुकी है कि करीब 35,000 वोटों से डीएम के आगे हो चुकी थी। बाकी किसी भी सीट पर अब बीजेपी को ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि वहाँ उनका कैंडिडेट बीजेपी या बीजेपी का सहयोगी दिखाई नहीं दे रहा है, ये कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का सहयोगी जो है वो जनता दल यूनाइटेड है और जनता दल यूनाइटेड भी रुपौली की सीट पर पीछे है, जेडीयू रुपौली की सीट पर पीछे है और लगभग 4,000 वोटों से पीछे है। एक बड़ा अंतर है वहां भी, रुपौली बिहार की सीट। और उसके बाद आप दूसरी जितनी भी सीट देखिए, मैंगलोर की सीट की हम बात कर रहे थे और यही लग रहा था कि शायद मैंगलोर की सीट पर बीजेपी जीत न जाए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो अंतर उस समय हुआ था वो मात्र 93 वोटों का अंतर था। लेकिन अब अविनाश जी बता रहे हैं कि मैंगलोर की सीट 449 वोटों से कांग्रेस पार्टी जीत गई है। तो एक आंधी कह सकते हैं, उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की एक आंधी है। इस आंधी के बाद आने वाले चुनाव पर कितना असर इसका पड़ेगा। 13 तारीख को 13 सीटों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जिसमें से 12 सीटों पर बीजेपी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के बल्ले बल्ले, और मात्र एक सीट वो हमीरपुर की सीट है। अगर उसमें भी थोड़ी सी मेहनत कांग्रेस पार्टी कर देती, सुक्खू महाराज जी थोड़ी मेहनत कर देते, तो शायद पूरी की पूरा क्लीन स्वीप हो जाता, ये कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यदि एक हमीरपुर की सीट बीजेपी के हाथ से और चली जाती तो लगभग क्लीन स्वीप, लगभग क्या पूरा ही क्लीन स्वीप हो गया था। अब मैंगलोर की सीट के लिए अभी चल रहा है कि शायद वहाँ रिकाउंटिंग भी कराई जा सकती है। यदि रिकाउंटिंग होती है तो फिर हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी 449 वोटों से काउंटिंग खत्म होने के बाद जो स्थिति आई है वो 449 वोटों से कांग्रेस जीत गई है, लेकिन अभी उस सीट को डिक्लेयर नहीं किया गया है। यदि रिकाउंटिंग होती है तो फिर जैसा मुंबई में हुआ कहीं वैसा ना हो जाए कि वहाँ पर भी 700 वोटों से चुनाव जीत रहे थे और उसके बाद क्या हुआ सबको पता, 48 वोटों से बाद में चुनाव हार गए हैं। तो बिल्कुल तो मैंगलोर की सीट पर रिकाउंटिंग भी हो सकती है और इसका हमको इंतजार करना होगा। जीत डिक्लेयर अभी नहीं किया गया है, लेकिन अंतर जो है ये बड़ा हो गया है और इस अंतर में कहीं ना कहीं बीजेपी काफी पिछड़ चुकी है। तो बल्ले बल्ले वाली स्थिति और हर तरफ यहाँ इंडिया गठबंधन की आंधी, लेकिन एक सीट मैंगलोर की और उस सीट पर भी अब जो खबर आ रही है वो खबर मैंगलोर की बीजेपी के लिए परेशान करने वाली खबर है। जीत की घोषणा अभी नहीं हुई है मैंगलोर की, लेकिन अंतर जो है वो 422 वोटों का अंतर मैं देख रहा हूं चुनाव आयोग की तरफ से, 422 वोटों का अंतर, और काजी मोहम्मद 422 वोटों से यहां पर लीड करते हुए शायद हो सकता है कि यहां पर बीजेपी रिकाउंटिंग में जाए, लेकिन 422 वोट की रिकाउंटिंग में क्या कुछ होगा ये देखा जाएगा। बैलेट पेपर और तमाम इसमें जो हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही हमीरपुर की सीट जो है उस पर भी अभी तक जीत या हार की घोषणा नहीं हुई है हमीरपुर की सीट, और वहां भी शायद रिकाउंटिंग में गई हो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 1571 वोटों का अंतर है दोनों के बीच। तो अगर हमीरपुर की सीट में जीत की घोषणा नहीं हुई है तो हो सकता है कि मैंगलोर की सीट पर भी जीत की घोषणा अभी नहीं की जाए और रिकाउंटिंग करवाई जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मैंगलोर की सीट यहां कांग्रेस पार्टी जीत रही है और 422 वोटों से मैंगलोर की सीट यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जो हैं वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं मैंगलोर की सीट, और वहाँ से वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण है कि 13 तारीख 13 सीटें, और इन 13 सीटों में कहीं ना कहीं 13 सीटों में कहीं ना कहीं 12 सीटों पर जो रिजल्ट आप देखेंगे वहाँ पर इंडिया गठबंधन की जीत नजर आएगी। और ये जीत अभी बहुत मायने इस दौर पे आप कह सकते हैं रखती है, क्योंकि यहाँ से परिस्थिति
स्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। हम पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं अलग अलग जगहों पे, हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत, 1 सीट अभी वहां पर बीजेपी की हमीरपुर की सीट बीजेपी की जीत मानी जा सकती है, घोषणा नहीं हुई है। उसके बाद उत्तराखंड की 2 सीटें और दोनों पर कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ, और मैंगलोर की सीट में अब अंतर जो है वो बढ़ गया 422 और ये अंतर आखिरी दौर में। तो क्या यहां रिकाउंटिंग के लिए बीजेपी गई होगी? अगर रिकाउंटिंग के लिए गई होगी तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और जहां तक कह रहे थे हमारे साथी अविनाश की हो सकता है कि रिकाउंटिंग के लिए जाए, तो वहां इंतजार करना होगा मैंगलोर की सीट। और वैसे ही इंतजार हमको करना होगा अभी मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में लेकिन अंतर अच्छा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत नजर आ रही है और वो अंतर के हिसाब से हम कह सकते हैं। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीर। और वैसे में मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट जो है यहां पर 2829 16वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। दोनों दलों के बीच जो अंतर है वो 2829 वोटों का है और कांग्रेस पार्टी 2829 वोटों से यहां आगे है। 4 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। तो अमरवाड़ा की सीट इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश में। और तमिलनाडु में आपको बता चुका हूं कि डीएमके जीत रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर उत्तराखंड की मंगलोर सीट, जहां पर 422 वोटों का अंतर और रिकाउंटिंग के लिए ज़रूर 100% है कि रिकाउंटिंग के लिए बीजेपी जाएगी। बिहार की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर रुपौली और 9वें राउंड में रुपौली में बिहार में इंडिपेंडेंट के जो कैंडिडेट हैं शंकर सिंह, वो 4239 वोटों से आगे हैं। 9वें राउंड में 12 राउंड की काउंटिंग होनी है और ये चल रहा है। अभी इंतजार कर रहे हैं हम, रुपौली से भी इंतजार कर रहे हैं हम। हमीरपुर की में अभी तक यहाँ घोषणा नहीं हुई है जीत हार की, लेकिन हमीरपुर में बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए हैं ये बताया जा रहा है। और रायगढ़ में जीत की घोषणा हो गई है। पश्चिम बंगाल में जैसे अविनाश जी बता रहे थे 50,077 वोटों से रायगढ़ की सीट टीएमसी जीत गई है। और बागदा में भी टीएमसी 33,000 वोटों से आगे है। फिर मनिकतला जो कलकत्ता की सीट है वहाँ 34,000 से आगे है टीएमसी। तो ऐसे तमाम सीटों पर, लेकिन सबकी निगाहें मैंगलोर पर, सबकी निगाहें बद्रीनाथ में। अंतर ठीक ठाक है, 15 राउंड टोटल होना है। 12वें राउंड में कांग्रेस पार्टी को 3642 3642 वोटों का अंतर है और कांग्रेस यहाँ जीत आगे बढ़ रही है जीत की तरफ। और ऐसे लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी है, मंगलोर में ट्विस्ट बाकी है, हमीरपुर में, और क्या आखिरी राउंड में और भी ट्विस्ट बाकी है। 13 तारीख 13 सीटें और उसके लिए 12 बज रहा है बीजेपी की घड़ी में। इसलिए हमारी घड़ी में तो 13:13 है, लेकिन 12 वहाँ बिल्कुल 13:13 पे ये मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी की घड़ी में अभी 12 इसलिए क्योंकि बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। अमलेंदु जी, आप 13:13 कह रहे थे, 13:13 पे मैं बात कर रहा हूँ। जी देखिए राजीव जी, किस तरीके से मोदी जी असल में बता रहे थे ना न्यूमरोलॉजी कि लोकसभा का 18वां वो है और 18 जो है 9 अंक बनता है, 9 पूर्णांक होता है। मोदी जी बहुत बड़े वो भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, सब कुछ है। मोदी जी बड़े वैज्ञानिक भी हैं, तो बता रहे थे। तो इसीलिए मैंने पिता वो न्यूमरोलॉजी से बताया कि 13 तारीख को 13 सीटों का परिणाम आ रहे हैं और 13 सीटों में 12 जो बज रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये आपने बता दिया 13:13 पे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे 12 बज रहे हैं राजीव जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे ये 12 कब तक बजते रहेंगे, ये देखना है कि आगे आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में कोई बदलाव करती है कि नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने को मोदी जी से मुक्त करती है कि नहीं करती है। राजीव जी, अब ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोगों को सोचना है कि उसे अगर अपने को बचाना है एक पार्टी के तौर पे, तो उसे मोदी जी से मुक्ति चाहिए, नए लोगों को वहाँ आगे आने दिया जाए। क्योंकि मोदी जी ने एक डेडलॉक पैदा कर दिया है, नया नेतृत्व वहाँ नहीं बन पा रहा है। और मोदी जी ने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरीके से कब्जा किया है, वो भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुँचा रहा है, उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर एक पार्टी के तौर पर सर्वाइव करना है, आगे तक जाना है, इस देश की राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है, तो भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी से मुक्त होने का समय आ गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर तय करने की चीज़ राजीव जी, हम लोग तो सिर्फ बाहर से खड़े होकर के ये देख सकते हैं, वो बता रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बाहर से जो देख सकते हैं खड़े होके वो दिखाई दे रहा है, और हम यही देख रहे हैं कि 13 सीटों के उपचुनाव में से 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बल्ले बल्ले, जबकि मात्र एक सीट हमीरपुर की सीट वो भी हिमाचल प्रदेश की, उस सीट पर मात्र बीजेपी की जीत नजर आ रही है। बाकी तमाम सीटों पर बीजेपी पिछड़ती हुई, जहां जहां बीजेपी है कई सीटों पर बीजेपी हार चुकी है, और कई सीटों पर जो अभी मुकाबले हैं वहां कड़ा मुकाबला नहीं बल्कि बहुत ही ऐसा मुकाबला जिसमें बीजेपी काफी पिछड़ चुकी है। यानी इस उपचुनाव में बीजेपी के और अगर देखा जाए जनता के बीच जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने बीजेपी को नकार दिया, और इस उपचुनाव में भी जनता ने बीजेपी या उसके सहयोगियों को नकारा है, क्योंकि जेडीयू बिहार में रुपौली की सीट बहुत महत्वपूर्ण, वो जेडीयू की जो सीट, वो सीट जेडीयू की ही थी, बीमा भारती जेडीयू में थी, और वो उन्होंने पाला बदला और वो आरजेडी में आई, और आरजेडी ने उन्हें पूर्णिया से कैंडिडेट बनाया, लेकिन वहां पर लोकसभा का कैंडिडेट, लेकिन वहां पप्पू यादव की जीत होती है। फिर से वहां पर उपचुनाव होता है रुपौली में, और अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे हैं, वो 4000 से ज्यादा मतों से आगे हैं। तो एक अलग तस्वीर वहां की, और उसके अलावा जो आप देख रहे हैं वो तस्वीरें यही है कि मात्र एक सीट मैंगलोर की सीट पे भी कहा यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की 412 वोटों से जीत हो गई है, लेकिन अभी उस जीत की घोषणा अभी नहीं हुई है। इंतजार करते हैं उस घोषणा की। और उसके अलावा मैंगलोर के अलावा हमीरपुर की सीट, लेकिन दूसरा उधर मध्य प्रदेश की तरफ चलें तो मध्य प्रदेश में एक सीट मात्र है। मध्य प्रदेश में सरकार इस वक्त बीजेपी की है, लेकिन वो एक सीट भी बीजेपी गंवाती हुई नजर आ रही है। तो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, इन तीनों राज्यों में बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी की सरकार, और वहां पर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं जोर का झटका लगने वाला है। आने वाले चुनावों में भी जो उपचुनाव होंगे या आने वाले समय में जो और अन्य चुनाव होंगे, वहां भी जोर का झटका लग सकता है। तो ये जनता यहां पर एक पैगाम, एक मैसेज दे रही है, और इस बात को नरेंद्र मोदी को समझना होगा, क्योंकि 240 सीटों पर नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी सिमट के रह गई थी, और ये अब आगे और बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। 240 सीटों वाली बीजेपी क्या उपचुनाव में आने वाले, क्या विधानसभा के चुनाव में आगे बाजी मार पाएगी? क्योंकि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव है, झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, और सबसे बड़ा चुनाव महाराष्ट्र में है। और इन तमाम चुनावों में बीजेपी अगर पिछड़ जाती है तो फिर आगे कैसे चलेगी उसकी सरकार, ये देखना हो। इसलिए भी दिलचस्प होगा, क्योंकि अगले साल के फरवरी में, अगले साल 2025 फरवरी में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है, और उसके बाद नवंबर दिसंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। उसके आगे जैसे बढ़ेंगे, 2025 के बाद 2026 जाएंगे तो मार्च में फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, और उसके आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद 27 में 5 राज्यों के फिर से चुनाव होंगे, जिसमें सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा। तो चुनाव ही चुनाव है 6 महीने 7 महीने के बाद। लेकिन कुछ खबर लेके आए हैं। हाँ, रुपौली सीट से अब 10वें राउंड में 5069 वोटों से आगे हो गए हैं शंकर सिंह। शंकर सिंह, आप जानते हैं दोस्तों, रुपौली सीट से, रुपौली जहां बिहार की बात मैं कह रहा हूं, जहां पर जेडीयू की ये सीट थी और जेडीयू पिछड़ चुकी है 5200 कितनी 5069 वोटों से, 5069 वोट से 5069 वोट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शंकर सिंह आगे हो चुके हैं। और ये 12वां राउंड है, 10वां राउंड 10 राउंड है। अब 12वें राउंड में से 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, और मात्र 2 राउंड बचे हुए हैं। अब पिछड़ते यहां पर बहुत बुरी तरह पिछड़ चुकी है जेडीयू, यहां साफ दिखाई दे रहा है। मेकअप करना अब बहुत मुश्किल होगा। अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब 11वें राउंड मैक्सिमम जो भी आगे पीछे होना होगा, क्योंकि 12वें राउंड में 2000 वोट से 2400 वोट करीब गिने जाने हैं। तकरीबन जो टोटल काउंटिंग रह गई है वो करीब 9000 वोटों की बची है, 9 से 10,000 वोटों की। तो उसमें 5000 वोट की लीड कवर कर पाना बहुत मुश्किल काम दिखाई दे रहा है। इस बीच नलगढ़ा सीट का भी परिणाम आ गया है। यहाँ से कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा जो हैं वो 8990 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। उत्तराखंड की 2 सीटें हो गई हैं। तीसरी सीट पर जरूर हिमाचल की बात, हाँ हिमाचल प्रदेश में जो दूसरी सीट जो थी, जिस पर अभी आगे चल रहे थे कांग्रेस कैंडिडेट हरदीप सिंह, वो 8990 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी 3 सीटों के परिणाम आ गए हैं। तीनों की तीनों सीटें टीएमसी ने जीत ली हैं। चौथी सीट बस खाली एक कोलकाता की मानिकतला सीट रह गई है, वहाँ पर भी टीएमसी 30,000 वोटों से आगे चल रही है। तो मान के चलिएगा, अब तो 2020 चल रहा है, अंतिम दौर के कुछ ओवर बचे हुए हैं, और उसमें भी बीजेपी के पास में अब बचे कुछ थोड़ी सी बहुत उम्मीदें दिखाई दे रही है। बीजेपी के परखच्चे उड़ रहे हैं, विकेट टूट रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली है
बीजेपी क्या पूरे एनडीए को एक सीट मिली है, वो भी हिमाचल प्रदेश की एक सीट। वो भी ये मान सकते हैं अनुराग ठाकुर ने उस सीट पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो वो सीट बीजेपी की जगह दी, हम अनुराग ठाकुर को उसका क्रेडिट दें तो वो ज़्यादा बड़ी बात, बहुत सही बात होनी चाहिए। क्योंकि मोदी जी के नाम पर तो कहीं पर भी वोट नहीं मिला है। जहाँ पर भी उन्होंने कहा कि मोदी जी जीतेंगे नाम पर वोट मांगा जा रहा है, अब तो खैर वो बोलेंगे भी नहीं कि मोदी जी के नाम पर वोट मांगा है, अब तो बोल दिया जाएगा कि भाई वहाँ तो लोकल संगठन का उपचुनाव तो लोकल संगठन के नाम पर लड़ते हैं हम, बाकी जो जहाँ चुनाव जीतते हैं वहीं वो मोदी के नाम पर चुनाव जीतते हैं। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो अब राजीव जी, एक और मजेदार बात है, इन चुनाव में मोदी जी ने कहीं जाकर के इस बीच उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात सोनिया गांधी से हो गई है और उसकी तस्वीरें अगर हो, मुलाकात की तस्वीरें लेके आइएगा, स्क्रीन पर जरूर देखेंगे। तो सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन की मुलाकात उधर, लेकिन इधर दूसरी तरफ आप देखें तो अविनाश जो खबर बता रहे हैं बहुत दिलचस्प खबरें बता रहे हैं, और उसमें चाहे वो खासकर 3 राज्य जिसमें बीजेपी शासित राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में बीजेपी पिछड़ चुकी है, पिछड़ी हुई है, बहुत बुरी तरह पिछड़ी हुई है, बीजेपी का सहयोगी पिछड़ा हुआ है। और इन 13 सीटों पर जो अभी चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, इन 13 में से मात्र एक सीट पर कोई भी बीजेपी या बीजेपी का सहयोगी मात्र एक सीट पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच देखिए ये तस्वीरें जो हैं, ये हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन और बीच में सोनिया गांधी है, ये मुलाकात की तस्वीरें हैं। हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी और उनके बगल में कल्पना सोरेन। अब कल्पना सोरेन भी विधानसभा में है, वो विधायक हैं, कल्पना सोरेन भी विधायक हो चुकी हैं सोनिया गांधी से। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों पति पत्नी, लेकिन दोनों विधायक हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और कल्पना सोरेन जो है मुख्यमंत्री की पत्नी ही नहीं, फर्स्ट लेडी ऑफ, हालांकि सीएम को फर्स्ट लेडी नहीं कहते हैं, सीएम की पत्नी को, वो फर्स्ट लेडी तो राज्यपाल के होते हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली देखा जाए तो वो फर्स्ट लेडी हैं, पॉलिटिकल हिसाब से देखा जाए तो। और उसमें सीएम की पत्नी, दोनों विधायक हैं और उनकी मुलाकात होती है सोनिया गांधी से। ये मुलाकात बहुत मायने रखती है। और सबसे बड़ी चीज की यहां से, क्योंकि कल ही हमने देखा कि सारा पूरा का पूरा मीडिया और तमाम जो पॉलिटिशियन और तमाम लोग जो है, सबकी निगाहें अनंत अंबानी की शादी पर थी, निगाहें टिकी हुई थी और वहां की पल पल की रिपोर्ट सब पहुंचा रहे थे आप लोगों के बीच। लेकिन इस बीच ये झूमते नाचते गाते जो लोग हैं, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। और अभी तक कितने जगह से रिजल्ट आ चुके हैं, जरा एक बार फिर से बताइए अविनाश, किन किन जगहों के रिजल्ट हमारे सामने हैं और कौन कहां जीता है? पश्चिम बंगाल में 3 सीटों के रिजल्ट आ चुके हैं। रायगंज से कृष्णा कल्याणी 49,500 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। उसके बाद रानाघाट की सीट जो ही पश्चिम बंगाल की है, यहाँ से मुकुटमणि 38,616 वोटों से चुनाव जीते हैं। तीसरी सीट बंगाल की ही बागादा सीट है, वहाँ से मधुपर्णा टीएमसी के हैं, वो 33,400 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। और हिमाचल प्रदेश में नलगौड़ा की सीट जो अभी थोड़ी देर पहले ही चुनाव परिणाम वहाँ घोषित हुआ है, वहाँ हरदीप सिंह बाबा 8,990 वोटों से जीते हैं। और हरदीप सिंह बाबा जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के हैं, 990 वोटों से जीते। हाँ, 8,990 वोटों से। इसके अलावा देहरा सीट से कमलेश ठाकुर जो वहाँ के सीएम सुक्खू की पत्नी हैं, वो 9,399 वोटों से चुनाव जीती हैं। और उसके अलावा एक सीट पंजाब की है, वो आम आदमी पार्टी को मिली है। और बाकी सीटों पर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन अधिकतर सीटों पर जो लीड है वो लगभग डिसाइडिंग लीड हो गई है। कि मात्र एक हम मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सीट जो है वो थोड़ा सा फाइट हम मान रहे हैं उस पर, लेकिन कांग्रेस को भी अच्छी खासी लीड वहाँ मिली हुई है। 2800 वोटों की लीड है, 4 राउंड की काउंटिंग वहाँ बची हुई है। तो 4 राउंड में बीजेपी कवर कर सकती है, लेकिन मुश्किल बहुत दिखाई दे रहा है कि जिस हिसाब से शुरुआत से लीड चली आ रही है, सिर्फ 3 राउंड तक बीजेपी की वो सीट पर लीड रही है। 3 राउंड से लेकर 16वें राउंड तक लगातार कांग्रेस की लीड बनी हुई है और अभी भी 2800 वोट की लीड इस समय कांग्रेस कैंडिडेट रिटेन कर रहा है। तो अब 3 राउंड की बताया जा रहा है कि 3 राउंड की काउंटिंग बाकी है, अब 3 राउंड की बची है इस वक्त, और उसमें 2000 वोटों की लीड है कांग्रेस पार्टी को। लीड थोड़ा कम होते हुए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये कि अमरवाड़ा की सीट जो है यहाँ पर कांग्रेस लगातार लीड बनाए हुए, शुरुआती दौर में लीड कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही थी, लेकिन उसके बाद से लगातार लीड बनाए हुए है। तो कुछ भी यहाँ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है कहें तो बीजेपी के लिए। मैंगलोर की सीट क्या वहाँ घोषणा हो गई? मैंगलोर में 422 सीटों से जीत की? नहीं, अभी डिक्लेयर नहीं किया गया वहाँ का परिणाम, लेकिन 422 वोटों से वहाँ कांग्रेस कैंडिडेट अंतिम, मतलब काउंटिंग खत्म होने के बाद आ गया था। तो अभी तक वहाँ डिक्लेयर नहीं किया गया है, संभवतः वहाँ रिकाउंटिंग कराई जाए और रिकाउंटिंग तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 422 वोट काफ़ी ज़्यादा होते हैं,
क्योंकि रिकाउंटिंग में हम देखते हैं कि 200 300 200 वोटों तक का जो मार्जिन होता है वो भी डाक मतपत्र में, क्योंकि ईवीएम की काउंटिंग में तो कोई अंतर आना नहीं है, जो भी अंतर आना है वो डाक जो और चूंकि ये विधानसभा का चुनाव है तो इसमें डाक मतपत्र में भी ज्यादा वोटिंग मतलब वोट नहीं होते हैं। ये लोकसभा का चुनाव तो है नहीं कि डाक मतपत्र भी एक लंबा होगा, उसमें 15,000 वोट होंगे। यहाँ हो सकता है कि 200 हो, 100 हो, 150 हो, इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ थोड़ा वोट, लेकिन ये उत्तराखंड का मामला यहाँ काफी सैनिकों का भी वोट होता है, तो इसलिए थोड़ा वोट हो सकता है 500-700 वोट हो, लेकिन 500-700 वोटों में 422 वोट की लीड कवर करना ये आसान नहीं दिखाई दे रहा है। तो लेकिन फिर भी यदि रिकाउंटिंग होती है तो हमें रिकाउंटिंग तक का इंतजार करना होगा, लेकिन ये सीट लगभग ये मान के चल रहे हैं कि ये सीट कांग्रेस जीत गई है। ओवरऑल ये मान के चलिए कि बीजेपी के लिए आज का दिन जो है ये 13 जुलाई बुरा दिन साबित होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी 13 सीटों के उपचुनाव में बुरी तरह से पिछड़ चुकी है और यहाँ पर आंधी है इंडिया गठबंधन की। अगर 13 में से 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 12 नहीं चलिए 11 सीटों पर भी अगर इंडिया गठबंधन या इंडिपेंडेंट ये जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि जनता ने उपचुनाव में भी नकार दिया है बीजेपी को और उसका रिजल्ट यहां सामने है, ये माना जाए। अमलेंदु उपाध्याय जी बिल्कुल राजवीर, जनता ने बुरी तरीके से नकारा, सिर्फ नकारा ही नहीं है, बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। ये उपचुनाव के परिणाम जो इसी तरफ संदेश देते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो 12 सीटें इंडिया जीत रहा है और इंडिपेंडेंट मिलकर जीत रहे हैं या बीजेपी एक जीत रही है कि 2 जीत जाएगी रिकाउंटिंग के बाद। सवाल ये है कि कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है, और सिर्फ नकारा नहीं है, बड़े अंतर के साथ नकारा है राजीव जी। अब 50,000 की लीड जो है अगर विधानसभा के चुनाव में हो रही है तो ये लीड छोटी मोटी नहीं राजीव। यहाँ तो बहुत से सांसद जो वो जीत करके आए हैं 50,000 के अंतर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है 1.5 लाख से जीत करके आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विधानसभा के चुनाव में अगर 50-50 हज़ार से हार हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये जनादेश क्या है, इसकी तरफ साफ साफ इशारा है। जनता ने बुरी तरीके से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को ठुकराया है। ये संदेश इस जनादेश का, उपचुनाव के जनादेश का निकल करके आता है। भारतीय जनता पार्टी इसको एक्सेप्ट करती नहीं करती है वो अलग का मसला है, चूंकि नरेंद्र मोदी तो लोकसभा के चुनाव में हार को भी अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि जनता ने बहुत बड़ा जनादेश दे दिया उनको। अब देखिए उत्तराखंड की 2 सीटें, एक बद्रीनाथ और एक जो है वो मैंगलोर सीट है। बद्रीनाथ की सीट पर 13 राउंड की काउंटिंग हो गई है, 15 राउंड की टोटल काउंटिंग होनी है, 13 राउंड की काउंटिंग हो गई है और 4,196 वोटों से लखपत सिंह बुटोला जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं वो लीड कर रहे हैं। 4,196 वोटों से लखपत सिंह बुटोला कांग्रेस पार्टी के वो लीड कर रहे हैं 13वें राउंड में। अब 2 राउंड की काउंटिंग बाकी है। यहां पर यह साफ दिखाई दे रहा है कि बद्रीनाथ की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे ही उधर मंगलोर सीट जो है यहां 422 वोटों से लीड कर रहे हैं काजी मोहम्मद। और शायद क्या है खबर, कुछ आप बताना चाह रहे हैं अविनाश? बीजेपी के लिए खबर है अमरवाड़ा से, अब बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं कमलेश साहू वो आगे हो गए हैं 700 वोटों से। 18 राउंड की काउंटिंग हो गई है, अब वहाँ 2 राउंड की काउंटिंग बची हुई है, लेकिन 700 वोटों की लीड है। अभी मध्य प्रदेश पर जरूर नजर रखनी पड़ेगी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम मंगलोर की सीट देख रहे थे, अब वो स्थिति में मध्य प्रदेश की सीट के अमरवाड़ा सीट के साथ हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल 18वें राउंड में मंगलोर अमरवाड़ा मध्य प्रदेश 18वें राउंड में एक लंबे गैप के बाद 20 राउंड की काउंटिंग होनी है। 18वें राउंड में 713 वोटों से बीजेपी के कमलेश प्रताप शाह जो हैं वो आगे हो गए हैं और धीरन शाह पीछे हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के। तो बीजेपी मध्य प्रदेश में अभी थोड़ी सी खबर, खुशी की खबर बीजेपी के लिए हो सकती है कि वो मध्य प्रदेश में लीड ले रही है 713, लेकिन बहुत छोटा अंतर है। और ये अंतर अगर ये 19वें और 20वें 2 जो अभी राउंड बाकी हैं इसमें अगर ये बढ़ाने में सफल हो गए तो ठीक है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज कि यहां पर कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो गड़बड़ होता है यही होता है, आखिरी में ही होता है। हाँ, बिल्कुल आखिरी राउंड में ही होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्यान फोकस इसी राउंड में ही करना है। 19वें राउंड में लगभग क्लियर हो जाएगा यदि बीजेपी की लीड नहीं बढ़ती है, या क्योंकि 19वें राउंड में यह भी हो सकता है कि लीड दोबारा से कांग्रेस को फिर मिल जाए, क्योंकि एक ही जो राउंड आया है जिस राउंड में बीजेपी ने एकदम से 2,500 वोटों की लीड को ली है इस राउंड में, क्योंकि 7वें राउंड में 2,000 वोटों की लीड थी, 18वें राउंड में लीड अब बीजेपी के पास में 700 वोट की हो गई है।
तो 2 राउंड की काउंटिंग मतलब ये है कि लगभग 2700 वोटों की लीड ले चुके हैं। 18वें राउंड में 18वें बीजेपी को राउंड में। 2700 वोटों की लीड मिली है। तो अब 19वां राउंड सबसे क्रूशियल राउंड 19वां है, क्योंकि 20वें राउंड में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2400 वोट, अंतिम राउंड में 2000 के लगभग वोट गिने जाते हैं, कि वो अंतिम राउंड में ज़्यादा ईवीएम नहीं बचती हैं। 19वां राउंड सबसे महत्वपूर्ण यहाँ होने वाला है। इस राउंड में जो लीड ले जाएगा, ये मान के चलिएगा कि लगभग जीत उसके फेवर में चली जाएगी। तो 19वां राउंड अभी मध्य प्रदेश में हमें लगता है 10 मिनट के अंदर अंदर के काउंटिंग का हमें रुझान मिल जाएंगे। जैसे रुझान मिल जाएंगे वैसे हम बता देंगे कि बिल्कुल। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, और हम अब मध्य प्रदेश का मामला भी जरा जो है वो फंस गया है, और मध्य प्रदेश में अब 713 वोटों के साथ मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट 713 वोटों के साथ 18वें राउंड में, अभी 19 और 20 2 राउंड अभी बाकी है, 18वें राउंड में 713 वोटों के साथ बीजेपी जो है वो लीड कर रही है। तो बने रहिए, और इस बहुत ही गहमा गहमी बिल्कुल कश्मकश वाली हालत, और ऐसे में चाहे मंगलोर हो चाहे अमरवाड़ा मध्य प्रदेश हो, मंगलोर उत्तराखंड और अमरवाड़ा मध्य प्रदेश, ये दोनों सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन दोनों सीटों पर अभी जीत की घोषणा नहीं हुई है। और मंगलोर में तो 10 के 10 राउंड की काउंटिंग हो गई है, और शायद वहां पर अब आखिरी, चूंकि 422 सीटों पे से कांग्रेस 422 वोटों से कांग्रेस लीड कर रही है, काजी मोहम्मद निजामुद्दीन लीड कर रहे हैं, और यहां पर जरूर 100% है कि रिकाउंटिंग चल रही होगी। तो हमको इंतजार करना होगा मंगलोर उत्तराखंड के लिए। लेकिन उसके अलावा एक हमीरपुर की सीट ही ऐसी है जहां पर बीजेपी जीतते हुए नजर आ रही है, और पश्चिम बंगाल की 4 की 4 सीटें टीएमसी या तो जीत चुकी है या क्योंकि अभी तक पश्चिम बंगाल की रायगंज और बागदा, ये 2 सीटों पर जीत की घोषणा हो चुकी है, और 2 सीटें जिस पर बहुत बड़ा अंतर है वहां पर काउंटिंग चल रही है। तो पश्चिम बंगाल की सीट और उसके अलावा मंगलोर की सीट पर काजी मोहम्मद जो हैं वो 422 वोटों से आगे हैं। जीत की घोषणा अभी नहीं हुई है। और बद्रीनाथ की सीट जहां पर 5000 वोटों से 14वें राउंड में कांग्रेस के लखपत सिंह भुटाला 14वें, 15 राउंड है टोटल, 15 राउंड्स टोटल होने हैं। 14th राउंड में कांग्रेस के 5073 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बद्रीनाथ की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। और उसके अलावा आप आइए तो जालंधर जीत चुके हैं आम आदमी पार्टी वाले, और विक्रमबंदी जो है ये तमिलनाडु की सीट डीएमके लगभग जीत चुकी है, क्योंकि अंतर बहुत बड़ा है, 47,000 का अंतर है। तो डीएमके के खाते में तमिलनाडु की 1 सीट, और अमरवाड़ा की सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर 18वें राउंड में 713 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्कुराने की जगह वजह थोड़ी सी ये हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की ये सीट 18वें राउंड में पहली दफा लीड लेते हुए भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर दिखाई दे रही है 713 वोटों से। और ये अंतर कितना आगे बढ़ता है, अगर ये अंतर आगे बढ़ गया तो बीजेपी जीतेगी, और ये अंतर अगर नहीं बढ़ा तो बीजेपी यहां हार जाएगी। और ये बहुत ही अगला 2 राउंड क्रूशियल राउंड है। तो अगले 2 राउंड की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं सुबह से। और उधर बिहार की रुपौली सीट पे चले तो वहां पर टोटल 12 राउंड होना है, जिसमें 10 राउंड की काउंटिंग हो गई है, 11वें राउंड की काउंटिंग चल रही है। लेकिन 10 राउंड में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह 5069 वोट से 5069 वोट से आगे हैं, और जनता दल यूनाइटेड के कलाधर प्रसाद मंडल पीछे हैं, 2nd पोजीशन पर हैं। और इधर हिमाचल प्रदेश की टोटल जो हिमाचल प्रदेश की जो 3 सीटों पे मतदान, और 3 में से 2 पर कांग्रेस पार्टी, और 1 हमीरपुर की सीट, 2 सीटें जो हिमाचल प्रदेश की थी, नालागढ़ और देहरा, ये 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, हमीरपुर पर बीजेपी की जीत यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें से घोषणा सिर्फ देहरा की हुई है, जहाँ पर सुक्खू की पत्नी जीत चुकी हैं। और इसके बाद अब आता है अमरवाड़ा, जहाँ पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है।
अमरवाड़ा मध्य प्रदेश। इसके लिए इंतजार कीजिए, 2 सीटों के लिए इंतजार जरूर कीजिए, अमरवाड़ा और दूसरी सीट मंगलोर। इन दोनों सीटों पे क्या कुछ आता है। मंगलोर के पर घोषणा नहीं हुई है, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, अभी माफी चाहूंगा, जीत या हार की घोषणा, परिणाम रिजल्ट की घोषणा अभी नहीं हुई है। इंतजार कीजिए, रिजल्ट की घोषणा जैसे होती है हम वो आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत कुछ यहां से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और 13 सीटों में से 12 सीट अभी भी बीजेपी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के खाते में, और यहां से आगे की तस्वीर दिखाई देगी। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव जी, आगे की तस्वीर यहाँ से दिखाई देगी, चूंकि ये परिणाम जो है ये सिर्फ उपचुनाव के परिणाम नहीं है बल्कि ये देश की राजनीति पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, और खासतौर से जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनके ऊपर राजीव जी इसका एक असर पड़ेगा और एक नैरेटिव बनेगा। जो नैरेटिव बन ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ठुकरा रही है और ज़बरदस्त तरीके से ठुकरा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अब आगे की अपनी रणनीति अपनाती है, चूँकि जो जो 2 खासतौर से बड़े राज्य जो जिनमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि बड़े 3 राज्य जहाँ अभी फिलहाल चुनाव हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इनमें क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाती है ये देखना होगा। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का राजीव जी सांप्रदायिक एजेंडा है वो सांप्रदायिक एजेंडा को जनता ध्वस्त करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं मिल रहा है और जो सीटें जीत भी रही है भारतीय जनता पार्टी वो बहुत मामूली मार्जिन से जीती है, और वो भी उसने एक इंडिपेंडेंट से वो सीट मतलब छीनी है, वो इंडिपेंडेंट के पास थी। तो अब मंगलौर पे या अमरवाड़ा पे क्या होता है ये देखना होगा। तो अमरवाड़ा पे हालांकि अभी 800 वोटों की लगभग 700 कुछ की जीत उनकी लीड है और 2 राउंड अभी बचे हैं। तो वहाँ देखना है कि किस तरीके से वहाँ परिस्थितियाँ बनती हैं, लीड रहती है कि बदलती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये संदेश राजीव जी पूरे देश में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही इसका संदेश जा रहा है, क्योंकि जनता बुरी तरीके से राजीव जी ठुकरा रही है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। यानी कि जो मोदी जी लंबी लंबी बातें भी, चाहे वो ऑस्ट्रिया में कर रहे हो, चाहे रूस में जब इंडियन डायस्पोरा को संबोधित कर रहे तब कर रहे हो, चाहे राज्यसभा में कर रहे हो, तो वो बातें मिथ्या साबित हो रही हैं और वो एक लफाजी कही जा सकती है। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जनता जो है वो अब मोदी जी के साथ नहीं है, ये समझ में आ रहा है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता जो है वो मोदी जी के साथ नहीं है, लफाजी जनता बर्दाश्त नहीं करती और वो दिख रहा है साफ साफ। और सबसे बड़ी बात कि यहां से परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, देश की जो सियासी परिस्थिति है, सियासी हालात हैं वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 13 सीटें क्यों इंपॉर्टेंट हैं, और सीधे इस लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद अगर यहां राज्यसभा नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और इन विधानसभा चुनाव में जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है कि 13 सीटों पर बीजेपी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम दल अलग अलग और मैक्सिमम में कांग्रेस पार्टी की जीत, इसके बहुत मायने हैं। राहुल गांधी यहां बार बार याद किए जाएंगे, जैसा कि राहुल गांधी को लेकर प्रतिभा देवी सिंह ने कहा था। एक बार फिर से प्रतिभा देवी सिंह की बात, जो उन्होंने जो अपनी बात रखी थी, जो हिमाचल प्रदेश की अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो बातें अपनी रखी थी, जरा स्क्रीन पर ले आइए, क्या कुछ कह रही थी, जरा उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम दर्शकों के लिए जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि यहां वो राहुल गांधी का जिक्र भी कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी यहां कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है वो भी चर्चा जरूरी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं प्रतिभा देवी सिंह। अभी तक रुझान आए उसमें हम तीनों सीटों पर अच्छा हमने परफॉर्म किया है, अच्छे रिजल्ट है और हमें पूरा विश्वास है कि तीनों सीटें हमारी कांग्रेस की झोली में जाएगी। जहां पर पूरे देश की बात है वहां पर हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसके फेवर में ही लोगों ने वोट किया है, और बीजेपी की सरकार जो उत्तराखंड में है वहाँ पर तो सरकार भी बीजेपी की है और वहाँ भी कांग्रेस लीड कर रही है। तो इसका ये सीधा सीधा तात्पर्य है कि लोगों का मन अब मोदी की सरकार से ऊब चुका है। जिस तरीके के प्रलोभन दिए, जिस तरीके की उन्होंने लोगों को आशा दी, उस पर वो खरे नहीं उतर पाए। मैंने बार बार ये बात कही है, चाहे वो महंगाई की बात थी, युवाओं को नौकरी देने की बात थी, आप उनको कहते रहे कि हर खाते में 15 लाख आए, लोगों ने बड़ी आशा से आपको जिताया, और क्या क्या आपने इन 10 सालों में किया वो सब जनता के दरबार में है और जनता देख रही है। आपने नोट की जो ये हमारे डिमोनेटाइजेशन की, उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा, लोग बहुत उस टाइम लोगों ने सफ़र किया और इसका भी लोगों के मन में ये था कि नहीं, अंततः हमको कांग्रेस को ही लाना है, कांग्रेस को ही जिताना है, क्योंकि यही एक पार्टी है जो कि देश का भला कर सकती है। तो आज के रुझानों को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि
राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से अपना भारत जोड़ो यात्रा में काम किया है, उन्होंने डायरेक्ट लोगों से संपर्क किया है, तो लोग इन बातों को देख रहे हैं। अब तो वो पार्लियामेंट में हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जिस तरीके की बातें उन्होंने पार्लियामेंट में रखी है वो भी लोगों के घर कर गई है, और लोग मानते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्राउंड स्तर से जुड़े हैं और लोगों की मुद्दों को वो अवश्य उठाएंगे, और तभी लोगों ने इस तरीके के रुझान इन इलेक्शंस में दिए हैं। जैसा आप क्लेम कर रही हैं, हिमाचल में 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने वाली हैं, जो 18 महीने की कांग्रेस की सरकार है, क्या आप मानते हैं? एक तो आपने कारण बताया कि तो आप सुन रहे थे, ये अभी प्रतिभा देवी सिंह अपनी बात रख रही थी, थोड़ी देर पहले भी इनकी बात आपने सुनी थी, और ये हिमाचल प्रदेश की मुखिया हैं, यानी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, और सुक्खू वहां पर मुख्यमंत्री हैं। 3 सीटें और 3 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव, जिसमें से 3 में से 2 सीटें कांग्रेस जीत गई, और ये तीनों सीटें जो थी पहले इंडिपेंडेंट के खाते में थी, और जब वहां उलटफेर हुआ, और वो भी खासकर राज्यसभा चुनाव के समय, और जिसमें कांग्रेस अपने कैंडिडेट को नहीं जीता पाई थी, उसके बाद 9 कैंडिडेट वहां पहले 6 देते हैं इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद 3 इंडिपेंडेंट जो कांग्रेस को पहले समर्थन दे रहे थे वो भी हार जाते हैं। तो ये सब कुछ दिखाई देता है, और इसके बाद सबसे बड़ी खबर कि अयोध्या बीजेपी हारी थी, और अब बद्रीनाथ भी बीजेपी हार रही है। यानी एक एक करके अगर देखा जाए तो अयोध्या भी हारे, बद्रीनाथ भी हार रहे हैं, और इधर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो धुनी रमाने जाते हैं, कभी केदारनाथ में कभी बद्रीनाथ में, और आप पूजा कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन अगर आप पाखंड करते हैं, आप उसका प्रदर्शन करते हैं, और एक राजनेता होने के नाते तो लोग आपको नकारते हैं, यह साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि धर्म, आस्था, ये आपके मन की, आपके अंदर की बात है, आप उसका दिखावा करेंगे तो ये देश, इस देश की जो नींव है वो बहुत मजबूत है, और यहां पर हर धर्म जो सद्भाव की बात होती रही है वो यहां दिखाई देती रही है। लेकिन जो कुछ कर रहे हैं आप, वो कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों की ओर लेके जा रहे हैं जहां एक नफरत फैलाने की कोशिश होती रही है। और आज जो रिजल्ट है, ये 13 सीटों के रिजल्ट, और 13 में से 12 सीटों पे जो इंडिया गठबंधन की आंधी दिखाई दे रही है, वो साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अब देश की जनता नकार रही है। अमलेंदु जी, बिल्कुल राजू जी, नकारी नहीं, ये बुरी तरीके से नकार रही है। अगर आप अयोध्या हारते हैं, बद्रीनाथ भी हार जाते हैं, और बद्रीनाथ आप उपचुनाव में हार जाते हैं, यानी लोकसभा चुनाव के बाद अगर आपने कुछ परिस्थितियां ठीक की होती हो, जैसा कि मोदी जी दावा कर रहे थे, कुछ वैसा होता तो वह बद्रीनाथ आपको जीतना चाहिए था, जबकि आपकी वहाँ सरकार भी है, डबल इंजन की सरकार है, और वहाँ आप यूसीसी लेकर के आए हैं, उस यूसीसी में आपने कल कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके बाद अगर आप हार रहे हैं तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि जनता आपको बुरी तरीके से नकार रही है। जो राजीव जी आपने बात की, बात वही है कि देखिए, कोई भी मतलब खासतौर से भारत की जनता जो है वो धर्म के नाम पर पाखंड को स्वीकार नहीं करती है, और पाखंडियों को अच्छे तरीके से जवाब देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहीं पूजा करने जाते हैं तो उनका अपना व्यक्तिगत विषय, वो पूजा करें कुछ भी करें। आप सरकारी पैसे में पूजा करने जा रहे हैं, आप जाकर के वहाँ कन्याकुमारी में जाते हैं, जाकर के आप साहब बता रहे हैं कि आप वहाँ जो है धुनी रमा रहे हैं, और आप मौन व्रत पे हैं, और जाने क्या क्या आप कर रहे हैं। तो ये जो आप मौन व्रत पे हैं या जो आप कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ठीक है, आप रहिए मौन व्रत पे, और आप वहाँ जिस तरीके से तमाम होटल खाली कराए गए, पर्यटकों को वहाँ परेशानी हुई, उस सबका असर भी राजीव जी जनता के ऊपर पड़ता है, और जनता ये समझती है कि ये व्यक्ति जो है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म को बदनाम कर रहा है। तो ये संदेश अब जाने लगा है कि मोदी जी जो धर्म के नाम पे कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पे कर रही है, धर्म के नाम पे पाखंड है, ये किसी भी तरीके से इनका ये धार्मिक कार्य नहीं है, ये राजनीतिक कार्य है, और ये राजनीति में धर्म को घसीट रहे हैं। इसका उत्तर जो है वो जनता अब दे रही है अपनी राजनीतिक ताकत के जरिए, वोट के जरिए, कि धर्म के अंदर राजनीति का घालमेल नहीं हो सकता। मेरा धर्म कुछ हो सकता है, आपका धर्म कुछ हो सकता है, आपकी धार्मिक मान्यताएं कुछ हो सकती हैं, मेरी कुछ हो सकती हैं, हमारी आपकी एक भी धार्मिक मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन हमारी जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं, हम उसका पाखंड नहीं कर सकते, उसका हम दिखावा नहीं कर सकते। हम अगर पूजा करते हैं तो वो पूजा मेरे घर के अंदर की चीज़ है, मैं घर में बैठ के पूजा करूँगा, उसका मैं दुनिया के अंदर दिखावा नहीं करूँगा। लेकिन आप जिस तरीके से दिखावा करते हैं, तो ये दिखावा आप जनता को स्वीकार नहीं, राजीव जी, और इसलिए तमाम धार्मिक जो जगह हैं वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हार मिल रही है। ये बहुत बड़ा संदेश है जो जनता दे रही है कि आप धर्म के नाम पे पाखंड नहीं कर सकते, धर्म को आप राजनीति का हथियार नहीं बना सकते। राजीव, बिल्कुल, धर्म को राजनीति का हथियार नहीं बना सकते। इस बीच
बीच बद्रीनाथ में जो बात हम लोग कर रहे थे कि 15 राउंड की काउंटिंग हो चुकी और पूरे के पूरे 15 राउंड की काउंटिंग के बाद वहां कांग्रेस पार्टी 5,095 वोटों से कांग्रेस पार्टी के लखपत सिंह भुटोला लीड लेते हुए जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बद्रीनाथ में 15 राउंड की कुल काउंटिंग और 15 के 15 राउंड की काउंटिंग में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को और यहां कांग्रेस पार्टी को जीत नजर आ रही है। और उसके अलावा मंगलोर की सीट जो है उत्तराखंड की, वहां 422 वोटों के बाद अभी तक जीत की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन 422 वोटों से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन कांग्रेस पार्टी के वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो और कौन कौन कहां घोषणा हो चुकी है, जरा अविनाश को मैं बुलाना चाहता हूं, क्योंकि जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं जरा पिछड़ते हुए धीमी गति से चलते हैं, वो धीमी गति के समाचार की तरह, लेकिन कहां कितनी सीटों पर जीत घोषित हो गई है? 8 सीटों पर डिक्लेयर हो गया है, जिसमें से 3 सीटें टीएमसी ने जीती हैं पश्चिम बंगाल से, 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, उसमें से 1 सीट उत्तराखंड की है और 2 सीटें हिमाचल प्रदेश की हैं। बीजेपी को 1 सीट मिली है, जो हमीरपुर की सीट है, 1500 वोटों से करीब चुनाव जीत गए हैं बीजेपी कैंडिडेट, और 1 सीट पंजाब की है जो आम आदमी पार्टी को मिली है। कुल 8 सीटों के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं अभी तक। कुल 8 सीटों के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, जिनमें से मात्र 1 सीट पर बीजेपी जीती है और वह है हमीरपुर की सीट, जो हिमाचल प्रदेश की सीट है। हिमाचल प्रदेश हमीरपुर की सीट, उसके अलावा बीजेपी के खाते में अभी तक कहीं कुछ नहीं है। घोषणा 8 सीटों की हुई है, उसमें से 3 सीटें टीएमसी जीती है पश्चिम बंगाल से और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी। 3 सीटें कौन कौन सी? कांग्रेस पार्टी को एक बद्रीनाथ, हिमाचल प्रदेश की 2 सीट और एक बद्रीनाथ। हाँ, एक बद्रीनाथ की सीट मिली है, दूसरा हिमाचल प्रदेश की 2 सीटें देहरा की सीट है और नलगाना की सीट है कि ये 2 सीटें हिमाचल प्रदेश से हैं और एक बद्रीनाथ। उत्तराखंड की ये दूसरी सीट मैंगलोर की घोषणा भी नहीं हुई। हाँ, उस पर अभी घोषणा नहीं हुई है। उस पर 422 वोटों से काजी मोहम्मद आगे हैं और वहां काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन काउंटिंग के बाद शायद रिकाउंटिंग चल रही है। हाँ, रिकाउंटिंग का भी प्रोसीजर, पहले तो एप्लीकेशन दिया जाता है, उसके बाद उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो रिकाउंटिंग के लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी वहाँ डिक्लेयर नहीं किया गया है। रिकाउंटिंग की आवेदन दे दिया गया है, उस पर जो चुनाव अधिकारी हैं वो फैसला लेते हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से ही रिकाउंटिंग का आवेदन दिया गया है, तो वहाँ रिकाउंटिंग तो होगी, ये मान के चलिएगा। बिल्कुल, ये मान के चलिए कि वहाँ रिकाउंटिंग होगी और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रिकाउंटिंग के बाद परिस्थितियाँ क्या आती हैं वो देखा जाएगा। लेकिन जो बद्रीनाथ की सीट है उस पर कांग्रेस जीत चुकी है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ और उधर वाराणसी भी जाने वाला था, वाराणसी की सीट भी, लेकिन खैर उसकी चर्चा खूब हो चुकी है वाराणसी को लेकर, लेकिन बद्रीनाथ की सीट है और वो उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में अभी 3 सीट टीएमसी के खाते में, 1 सीट बीजेपी के खाते में, टोटल 8 सीटों का यहां पर के रिजल्ट आ चुके हैं। और अब एक मजेदार सीट और भी है, जो अमरवाड़ा की सीट मध्य प्रदेश की, जहां पर 18वें राउंड की काउंटिंग हो गई है और 713 वोटों से पहली बार शुरुआती 3-4 राउंडों के बाद 18वें राउंड में मुझे लगता है कि कहीं शायद कांग्रेस पार्टी वाले बाहर झूमने लगे होंगे, इधर खेल हो गया होगा। नहीं, क्योंकि काउंटिंग में अभी इतनी बड़ी लीड नहीं थी कि 20,000 या 30,000 वोटों से लीड हो जाती है, तब तो झूमने वाला मामला बनता है कि कांग्रेस पार्टी 7,000-8,000 वोटों तक लीड चल रही थी। तो ऐसा तो नहीं था कि आप ये मान के चलें कि हम चुनाव जीत चुके हैं। कसमकस अभी वहाँ चल रही है, वहाँ के अभी 2 राउंड बचे हुए हैं, किधर सीट जाएगी ये अभी कोई भी नहीं बोल सकता। वो सीट कांग्रेस भी जीत सकती है, वो सीट बीजेपी भी जीत सकती है। तो वहाँ भी बहुत कसमकस, वहाँ समर्थक भी डटे हुए हैं दोनों पार्टियों के, कांग्रेस का वो गढ़ रही है सीट, तो इसलिए कांग्रेस इतनी आसानी से वो सीट नहीं छोड़ेगी। वहाँ उस सीट पर कमलनाथ ने भी काफ़ी मेहनत की थी, क्योंकि वो क्षेत्रीय कमलनाथ का है। लोकसभा चुनाव में भले ही उनका लड़का चुनाव हार गया, लेकिन इस सीट को बचाने के लिए कमलनाथ ने पूरी तरीके से मेहनत की। उन्हीं का कैंडिडेट, उन्हीं के समर्थन सिफारिश पर कैंडिडेट चुना गया था। तो इसलिए वो सीट अभी 2 राउंड हमें देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही हो पाएगा कि भाई वो सीट किधर जा रही है। 700 वोटों की लीड कोई बहुत बड़ी लीड नहीं होती है, क्योंकि अभी भी 10,000 से ज़्यादा वोट गिना जाना है उस सीट पर। तो 700 वोट तो एक ही राउंड में, क्योंकि बीजेपी भी 17वें राउंड तक 2,000 से ज़्यादा वोटों से पीछे थी। तो अभी हमें देखना पड़ेगा वहाँ क्या परिस्थिति बनती है। लेकिन बाकी जितनी भी सीटें बची हुई हैं वहाँ अब मुकाबला लगभग ख़त्म सा हो गया है। वहाँ अब कोई भी चेंज नहीं होगा, बस खाली
कितने वोटों से चुनाव जीतना है, जीत रही है कैंडिडेट उस समय, तो बस खाली उसी पर देखना है, क्योंकि 5,000 से ज़्यादा वोटों की लीड रूपाली सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हो चुकी थी और 2 राउंड की खाली काउंटिंग बची हुई थी, और अब तो शायद 1 राउंड और हो गया है, 11वां राउंड भी हो गया होगा। तो लेकिन ऐसे में वहाँ पर भी जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं उनके लिए कलाधर मंडल, उनकी जीत की संभावनाएं अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ एक मध्य प्रदेश की सीट बची हुई है जो कहीं भी जा सकती है, बाकी तो लगभग चुनाव परिणाम बस खाली हमें देखना है कि कहाँ कौन जीत, कितने वोटों से जीता है। कि जैसे बंगाल में एक सीट जो कोलकाता की सीट है मानिकतला, उस सीट पर 40,000 वोटों से टीएमसी आगे चल रही है। जो तमिलनाडु की सीट है वहाँ 38,000 वोटों से डीएमके आगे चल रही है। तो इस यहाँ तकरीबन 5,000 से ज़्यादा वोटों की रूपाली सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लीड मिली हुई है। तो यहाँ अब परिणाम बदलने जाने बहुत मुश्किल हैं। सिर्फ 2 सीटों के परिणाम पर अब नज़र है। एक तो मैंगलोर की सीट है जहाँ कांग्रेस काउंटिंग के बाद लीड लिए हुए थी, काउंटिंग खत्म होने के बाद, वहाँ अभी परिणाम डिक्लेयर 422 वोटों की लीड है। मंगलोर उत्तराखंड की बात हो रही है, 422 वोटों की लीड काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, और काफ़ी पहले लीड ज़्यादा ले रखे थे, लेकिन वो धीरे धीरे उनकी लीड कम हुई। और उस मंगलोर की सीट पर कितना बवाल मचा था वोटिंग के दिन, जब 11 तारीख को वोटिंग हो रही थी, आप लोगों ने देखा था। 10 तारीख को वोटिंग थी और उस दिन आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पर कितने बवाल मचाए गए। जो अल्पसंख्यक मतदाता थे, मुस्लिम मतदाता थे, उनको धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा था। ऐसे कुछ विजुअल्स थे, इसलिए उस आधार पे हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बातें बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे विजुअल्स ऑलरेडी हैं, आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं। तो ये धक्के मार के निकालना क्या मायने रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो ये चाहता रहा होगा कि ऐसे लोग वोट डालने न जाएं। और इस बार ये ऐसी तस्वीरें खूब आई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के जब अभी जो चुनाव हो रहे थे, लोकसभा का चुनाव, उसमें भी उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें आ रही थी, उत्तराखंड से ऐसी तस्वीरें आई। तो ऐसी तस्वीरें नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐसी तस्वीरें आई, ये दुखद है। इसी देश के सभी नागरिक हैं जिनके पास मतदाता प्रमाण पत्र है या आधार कार्ड है, और या आपके पास अगर कोई ऐसे कार्ड है तो आप वोट देने जा सकते हैं और वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो जरूर ही वोट दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको वोट देने से रोका जा रहा हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रशासन धांधली करने की कोशिश कर रहा है। और ये वही सीट है, उत्तराखंड की सीट, जहां मंगलोर की सीट, जहां पर अब 422 वोटों से काजी मोहम्मद लीड कर चुके हैं, लेकिन रिकाउंटिंग की प्रक्रिया वहां चल रही है। रिकाउंटिंग की प्रक्रिया दूसरी सीट पर वहां हमीरपुर में भी चल रही है और 1500 वोटों से वहां पर बीजेपी की जीत कही जा रही है, क्योंकि 1500 से ज्यादा वहां पर 1571 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट आशीष शर्मा हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में 9वें राउंड में जीत चुके हैं। और लेकिन इसके बाद बद्रीनाथ की सीट ऑलरेडी अब कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है, इसकी घोषणा आप कर सकते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ में 15 राउंड की काउंटिंग थी और 5095 वोटों से आखिरी 15 राउंड की काउंटिंग, 15वें राउंड में 5095 वोटों से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट लखपत सिंह बुटोला चुनाव जीत गए हैं। और एक सीट जो इधर मध्य प्रदेश की है और ये अमरवाड़ा मध्य प्रदेश की, यहाँ पर मज़ेदार यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 18 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 20 राउंड टोटल होना है। आखिरी 2 राउंड में से 18वें राउंड में 713 वोटों से बीजेपी आगे निकल चुकी है। बीजेपी के कमलेश प्रताप शाह आगे निकल चुके हैं 18वें राउंड में। लेकिन क्या 19वां और 20वां राउंड इनके पक्ष में जाएगा, एक बड़ा ये दिलचस्प होगा अभी देखना, क्योंकि उसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। 19वां राउंड अभी चल रहा है, उसकी काउंटिंग चल रही है, तो 19वें राउंड में किसके खाते में क्या कुछ आता है ये हम आप तक पहुंचाएंगे। अलग अलग तस्वीरें, और इसमें भी अमरवाड़ा की सीट जो मध्य प्रदेश की है और उधर रिकाउंटिंग चल रही है। मंगलोर उत्तराखंड की सीट वो दिलचस्प है, ये दोनों सीटों पर, और एक रिकाउंटिंग चल रही है हमीरपुर की भी, वो भी दिलचस्प है। लेकिन हमीरपुर में अंतर जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच लंबा अंतर है, 1500 वोटों का अंतर है, तो वहां बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये दोनों सीटें बड़ा दिलचस्प है और इसमें किसके हाथ बाजी लगती है, ये बने रहिए हमारे साथ, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा एक जो बिहार के रुपौली सीट का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं और वहां पर 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 12 राउंड की काउंटिंग होनी है और 11वें राउंड की काउंटिंग चल रही है। इसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह जो हैं वो 5069 वोटों से आगे हैं। लंबा गैप है, बहुत देर से हम इंतजार कर रहे हैं रुपौली की खबर आने की कि वहां पर क्या चल रहा है।
लेकिन जेडीयू के कैंडिडेट जो हैं यहाँ पिछड़ चुके हैं। तो अभी तक 8 बल्कि 13 में से मात्र एक सीट ऐसी है जहां आप 100% कह सकते हैं कि बीजेपी जीती है। बाकी आप कह सकते हैं कि इंडिया की आंधी है। इस पूरे जो माहौल चल रहा है, जो पूरा का पूरा जो उपचुनाव हुए उस उपचुनाव में 13 तारीख आज और 13 उपचुनाव 13 सीटों पर, और उसमें 12 सीटों पर कांग्रेस और उसके साथी सहयोगी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और मात्र एक सीट बीजेपी के खाते में। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कहीं खबर नहीं चल रही है। जी राजू जी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी खबर नहीं चल रही, लेकिन थोड़ी थोड़ी बीच में जो खबर दिखा देते हैं, नीचे पट्टी चला देते हैं कि इंडिया की आंधी आ गई है और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। बीच बीच में पट्टी चल जाती है। अविनाश कुछ कह रहे हैं। बेंगलोर सीट का परिणाम घोषित हो गया है। कांग्रेस ने वो सीट 1449 वोटों से जीत ली है। तो बेंगलोर उत्तराखंड 422 सीटों से यहाँ लीड, उसके बाद रिकाउंटिंग हुई और 1449 वोटों से ये सीट जीत ली है कांग्रेस ने। तो 1449। अब देखिए, ये बद्रीनाथ के बाद मैंगलोर उत्तराखंड की सीट भी कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। 422 सीटों का अंतर था, लेकिन यहां पर दोबारा रिकाउंटिंग करवाई गई। रिकाउंटिंग में यहां पर मैंगलोर की सीट की घोषणा हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी मैंगलोर की सीट भी जीत चुकी है। तो एक बड़ी खबर ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मैंगलोर की सीट भी अब कांग्रेस के हवाले। जो ये दोनों सीटें बीजेपी बड़ी उम्मीद लगाई हुई थी और हम लोग भी जब काउंटिंग कर रहे थे कि 13 सीटें हैं, 13 में से शायद 8 या 9 सीटें इधर आए, लेकिन अब ये सीट भी जीत चुकी। इस प्रकार कांग्रेस के खाते में अब चौथी सीट भी आ गई। हाँ बिल्कुल, हम लोग जब वोटिंग हुई है उसके बाद ये मान के चल रहे थे कि 4 सीटें इंडिया मतलब एनडीए के पास जाएंगी और करीब 8 से 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है, मतलब जो मान के चल रहे थे जीत जाएगा। लेकिन जो परिणाम आए हैं उसमें इन्हें बस खाली एक सीट मिली है एनडीए गठबंधन को। वो बाकी की सारी सीटों पर चुनाव या तो हार चुके हैं या हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां उनकी सरकारें थी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहां सरकारें थी वहां की वो सीटें हार रहे हैं। बिहार में चाहे रूपाली की सीट हो, चाहे उत्तराखंड की सीट हो, मध्य प्रदेश में भी कसमकस चल रही है। बीजेपी ये नहीं कह पा रही है कि वो मतलब जिस दिन वोटिंग हुई थी, वोटिंग के बाद तो उनके दावे हो रहे थे कि 50,000 से ज़्यादा वोटों से हम यहाँ चुनाव जीतेंगे, लेकिन वहाँ उनके लिए 5 वोट से भी चुनाव जीतना मुश्किल हो रहा है। 2 राउंड बचे हुए हैं, ये भी नहीं पता कि मतलब वो सीट किधर जाएगी, क्योंकि वहाँ कसमकस चल रही है। बाकी का बीजेपी किसी भी सीट पर, एक हमीरपुर सीट जीते हैं तो 1500 वोटों से जीते हैं वहाँ। इस बीच आपको बता दूं, शंकर सिंह जो रुपौली सीट से हैं, अब वो 6000 से के ज्यादा सीटों से 6838, लगभग 7000, 11वें राउंड में लगभग 7000, 6838 वोटों से शंकर सिंह बिहार के रुपौली सीट से अब आगे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अब आखिरी राउंड की काउंटिंग है और 6838 वोटों से ये आगे हैं। तो एक लंबा गैप यहां पर ले लिया है इन्होंने, लंबी बढ़त ले ली है अपने प्रतिद्वंदी जनता दल के। और उधर हमीरपुर में अब जीत घोषित कर दी गई है। यहां पर आशीष शर्मा जीत गए हैं 1571 वोटों से, ये जीत घोषित कर दी गई है हमीरपुर से, और जीत घोषित कर दी गई है इधर नालगढ़ से भी। तो जीत गए हैं नालगढ़ से कांग्रेस के कैंडिडेट हरदीप सिंह बावा, और हमीरपुर से जीत गए हैं बीजेपी के कैंडिडेट आशीष शर्मा। और ये मैं तीनों जो सीटें बता रहा हूं, ये हिमाचल प्रदेश की बता रहा हूं, और देहरा सीट से जीत गई हैं कमलेश ठाकुर। ये तीनों सीटें हिमाचल प्रदेश की जीत की घोषणा हो गई, यहां पर जीत गए हैं। और उधर रुपौली की बात बता रहा हूं कि वहां पर अब आखिरी राउंड की काउंटिंग चल रही है और 6838 वोटों से शंकर सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो आगे लीड कर रहे हैं। जबकि अमरवाड़ा की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरवाड़ा में 19वें राउंड में अब भारतीय जनता पार्टी के, अमरवाड़ा में 19वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कमलेश प्रताप शाह 1747 वोटों से आगे हो गए हैं। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कमलेश प्रताप शाह 1747 वोटों से आगे हो गए हैं। जो कांग्रेस पार्टी यहां लगातार लीड ले रही थी और लंबा लीड ले रही थी, लंबे गैप के साथ आगे बढ़ रही थी, वो 1747 यानी 1747 वोटों से ये आगे है। यहां दिखाई दे रहा है कमलेश प्रताप शाह ये आगे हैं। अब अमरवाड़ा की सीट, मध्य प्रदेश की सीट, यहां पर दिलचस्प मुकाबला अब क्या माना जाए। यहां अब ये जीत की तरफ बढ़ चुके हैं अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के नेता। हाँ, 1700 वोटों की लीड, अंतिम राउंड है तो थोड़ा सा मुश्किल तो अब कांग्रेस के लिए यहाँ हो गई है, क्योंकि इसके बाद करीब डाक मत पत्र होंगे, वो भी करीब 1200-1500 होंगे। लास्ट राउंड में कितना वोट गिना जाना है, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो इसी पर देखना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अंतिम राउंड में आमतौर पर 2000 से 3000 वोट गिने जाने हैं।
गिने जाते हैं, लास्ट की जो कुछ ईवीएम बची रह जाती हैं उन्हीं की बस काउंटिंग रह जाती है। तो पहला तो ये है कि लास्ट राउंड में कितना वोट गिना जाना है। 1700 वोटों की लीड है, यदि 7-8 हज़ार वोट गिना जाना है तब तो यहाँ उलटफेर हो सकता है, लेकिन यदि वोटों की संख्या कम बची है तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है इस सीट पर। और उसके बाद डाक मतपत्र की काउंटिंग और होगी, तो डाक मतपत्र में यदि ये लीड 400-500 वोटों की होती है तो उम्मीद है कांग्रेस को जीत मिल सकती है, नहीं तो इस सीट पर अब कांग्रेस बहुत मुश्किल स्थिति में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश की ये सीट अमरवाड़ा सीट कांग्रेस मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की ये अमरवाड़ा सीट जो है यहाँ पर अब कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी अब 1747 वोटों से आगे है। बीजेपी 1747 वोटों पर आगे अमरवाड़ा की सीट। और उधर बिहार में रुपौली की सीट बहुत दिलचस्प हो गई है, क्योंकि वहाँ पर मुकाबले में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शंकर सिंह जो हैं वो काफ़ी आगे 7000 लगभग वोटों से आगे हैं। तो चाहे वो रुपौली सीट्स पर भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीत चुके हैं, वहाँ काउंटिंग पूरी हो गई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जरूर अभी अपडेट नहीं आया है, लेकिन जो खबर अभी आई है उसमें बताया गया है कि रुपौली की सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शंकर सिंह चुनाव जीत गए हैं। तो अभी थोड़ी देर में ये आ जाएगा ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी, क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर तकरीबन आधा घंटे बाद रिजल्ट आता है। तो बस वहाँ अपडेट होना है। चुनाव मतलब काउंटिंग पूरी हो चुकी है और शंकर सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो चुनाव जीत गए हैं रुपौली सीट। तो रुपौली सीट से जैसा बता रहे हैं हमारे साथी अविनाश जी की रुपौली सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीत चुके हैं। और इसके अलावा जो बाकी सीटें हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटों पे घोषणा हो चुकी है। अमरवाड़ा का सीट जो है, और ये दिलचस्प है, देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी आगे, लगातार लीड और उसके बाद आखिरी 3 राउंड में कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है। अभी 2 राउंड और बाकी है अमरवाड़ा की, 19 राउंड के नहीं, अब मात्र आखिरी राउंड है और 1747 वोटों से कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई। यहां पर एक अजीब स्थिति है। यहां ये कांग्रेस पार्टी को समझना होगा, ये मध्य प्रदेश है। कांग्रेस पार्टी को यह बात समझनी होगी कि आखिर मध्य प्रदेश में आप कैसे पिछड़ जाते हैं, क्या सीन है। हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में भी जो स्थितियां देखी गई थी उनमें दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही थी। बीजेपी के नेता ही मान रहे थे, इवन जिस समय वोटिंग हो चुकी थी उसके बाद भी जब वो बीजेपी नेताओं से बातचीत करते थे तो वो घबराए हुए दिखाई देते थे। हम उनसे पूछते भी थे कितनी सीटें मिल जाएंगी, तो वो बोलते थे कि 120 मिल जाएं यही पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आए तो 160 सीटें उनसे 162 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो उम्मीद उनको, इस बीच खबर ये आ रही है मध्य प्रदेश के नेताओं ने कुछ ईवीएम की रिकाउंटिंग के लिए वहां पर एप्लीकेशन दिया है। रिकाउंटिंग पे मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा की सीट पर कांग्रेस के नेता वहां जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी डटे हुए हैं और ये एक दिलचस्प मोड़ पर खासकर मध्य प्रदेश की ये अमरवाड़ा सीट है। और इस सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पिछड़ चुकी है 2 राउंड में, पिछले 2 राउंड में। और